जाएगा आप लोग। देखो, आज हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एनर्जी, है ना। अगर आप लोगों ने ये देखा होगा, एनर्जी का मतलब हो गया ऊर्जा। आप लोग ना पहले मात्रा सुधारने का कोशिश करना। सारिका, मनीष सबको बोल रहे हैं, ये चंद्रशेखर सब लोगों को, है ना। मात्रा गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगा हमको, फिर अब कॉपी चेक करना छोड़ देंगे हम। ओके सर। उससे हमारा हमारा मतलब गड़बड़ होता चला जा रहा है हिंदी। देखो, ये जो एनर्जी टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा अच्छे से, इसका पीछे कारण क्या है कि यह एनर्जी टॉपिक जो है आपको सेकेंड पेपर में 2 जगह काम देगा, है ना। देखो, 2 जगह कहाँ काम देता है। एक तो हमारा देता है सेक्शन सेकेंड वाले पोर्शन में, है ना, जो हमारा जियोग्राफी और प्लस इकोनॉमी का सेक्शन होता है, उसमें आपको ऊर्जा पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है आपको सेकेंड पेपर में ही सेक्शन थर्ड में, है ना, जो क्या होता है साइंस एंड टेक का जो टॉपिक होता है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर का, उसमें आपको पता चला होगा कि एनर्जी से बीपीएससी कैसा प्रश्न पूछता है ना। एनर्जी से प्रश्न यही पूछता है कि जैसे जैसे हम पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हमारे यहाँ बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे यहाँ क्या होता है सारी का बिजली का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है। बिजली का क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है। बिजली क्या है कि ऊर्जा का स्रोत है। बिजली क्या है, ऊर्जा है, सॉरी, बिजली क्या है, वास्तविक ऊर्जा है। तो जैसे जैसे हम विकास करेंगे वैसे वैसे हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको लीनियर ग्राफ पे दर्शाएं तो देखो नीता, जैसे जैसे हमारा क्या होगा विकास बढ़ेगा ना, उतना ही उसके क्या होगा हमारे पास एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड। यानी फिर से समझो मनीष कि जैसे जैसे कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई भी आदमी अगर विकास करता है वैसे वैसे क्या होता है हमारा ऊर्जा का भी डिमांड बढ़ता चला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डेवलपमेंट जो होता है वर्षा, वो पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है, तो एनर्जी के, है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल करके आया हमारे पास में कि डेवलपमेंट जो होगा सारी का क्या होगा, हमारा एनर्जी का समानांतर होगा। यानी जैसे यह अगर कम होगा तो विकास कम होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा, या एनर्जी बढ़ेगा तो डेवलपमेंट भी होता चला जाएगा। ये बिल्कुल साथ में ही चलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि डेवलपमेंट और एनर्जी साथ साथ जहाँ चलते हैं वो अगर बिल्कुल पैरेलल हुआ, बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। देखो, जो बढ़ने का गतिशीलता होती है ना, वो बढ़ने की गतिशीलता 3 फेज में हो सकता है ना। क्या होगा, या तो वेरी फास्ट होगा, या तो फास्ट होगा, या फिर क्या होगा स्लो होगा, है ना। अगर जिस कंट्री में, जिस कॉन्टिनेंट में क्या होगा नीता, डेवलपमेंट और एनर्जी का जो डिमांड होता है इसका सप्लाई होता है, यानी डेवलपमेंट एनर्जी पैरेलल होगा, जिसका बहुत तीव्र तेजी से बढ़ेगा जिस देश में, वह देश कैसा होगा, करण तो है ये नहीं चंद्रशेखर, वह देश हमारा होगा डेवलप्ड कंट्री। समझ में आ रहा है वर्षा, यानी वह देश कैसा होगा हमारा विकसित देश होगा। जिस देश में डेवलपमेंट और एनर्जी थोड़ा तेजी से बढ़ेगा वह कैसा कंट्री होगा हमारे पास में, तो डेवलपिंग कंट्री होगा। यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं नीता, विकासशील देश कहेंगे। जैसे हमारा इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। ठीक, अब देखो, जिस देश में डेवलपमेंट और एनर्जी का क्या होता है कि बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता है, यानी वहाँ पर विकास भी कम होता है, क्योंकि वहाँ एनर्जी क्या होता है कि कंज्यूम कम होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन भी कम होता है, कंजप्शन भी कम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कम विकसित राज्य या कम विकसित देश। अब देखो मनीष, ये 3 डाटा हमारे पास में आया है, तो इन 3 डाटाओं को देख करके हमको क्या लगता है कि हमारे देश में भारत में क्या है, डेवलपमेंट और एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है, यानी विकास और एनर्जी जो होता है वह तीव्र गति से बढ़ रहा है, यानी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमको इस डेवलप्ड कंट्री में लाना है, यानी देखिए एनर्जी अगर हम पढ़ेंगे, सरकार का मानना है 2040 तक ना हम भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी क्या हो जाएंगे, एनर्जी कंजम्पशन वाला राज्य हो जाएंगे, देश हो जाएंगे। अभी सबसे आगे कौन है, चाइना है, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, और हमारा इंडिया चौथा नंबर पे आता है।
लेकिन 2040 में क्या हो जाएगा, हम तीसरे नंबर पर, यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ के हम आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सारी का डेवलपमेंट अधिक हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है तो एनर्जी का डिमांड भी हो रहा है, तो सप्लाई भी सरकार कर रही है। बस समझ में आया? ये हमारा एनर्जी का एक थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब हमसे प्रश्न कैसे पूछता है, देखो सरकार बीपीएससी प्रश्न पूछता है कि हमारे यहाँ जो एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, यानी बिहार की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को किन किन स्रोतों से या किन किन माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 6-7 के एनसीईआरटी वाली किताब में या 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाले में, एनर्जी के दो स्रोत होते हैं। एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। यानी एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारे पास में क्या है कि अभी हम उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं कि वह दोनों प्रकार का एनर्जी क्या होता है, और जो मेन टॉपिक होता है कि हम भारत में या बिहार में जो हमारे पास एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है उसको हम कैसे पूरा करेंगे, ये हम कल की क्लास में करेंगे। क्योंकि देखो, जब तक इस एनर्जी को नहीं समझ में आएगा कि एनर्जी आखिर है क्या, तब तक आपको इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। बात समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी देखो, हम क्या करेंगे, आज हम ज़्यादा काम करेंगे डाटा पर। डाटा का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं कि हमारे पास कितना बिजली का डिमांड है हिंदुस्तान में, हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, सरकारी कंपनी कितना उत्पादन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी कितना उत्पादन कर रहा है, अगर मेरे पास डाटा हो ना तो हमारे माथा में एक खाका बैठ जाएगा कि हमको कितना बिजली की ज़रूरत होगा, यानी हमको कितना ऊर्जा का ज़रूरत होगा। तब हम क्या करेंगे, आगे जो भी हमको एप्लीकेशन लगाना होगा उस एप्लीकेशन को लगाते हुए हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको यहाँ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पूछेगा तो पूछा जाएगा कि हमारे बिहार में जो ऊर्जा का डिमांड बढ़ रहा है या हमारे इंडिया में जो ऊर्जा का डिमांड बढ़ रहा है उसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे पूरा किया जा सकता है। बात समझ में आए? तो इसमें वही न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं उनके विषय में पढ़ना होता है, वाइंड एनर्जी पढ़ना होता है, सोलर एनर्जी पढ़ना होता है। सब इसमें एप्लीकेशन थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट हो जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐसे डिस्कस करेंगे ना, ऐसे टॉपिक हो कि दोनों टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है बीपीएससी में एनर्जी से जुड़ा हुआ, इसको आपने अवलोकन किया होगा, देखा होगा, समझा होगा। तब आपको एक पैटर्न समझ में आया कि हमको किस दिशा में बहना है, किस दिशा में हमको चलना है। सारे बच्चे ने देखा है इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा पूछता है? यस सर, देखिए क्वेश्चन। चलो ठीक। पांडे जी आ गए हैं? चलो जी सर। अच्छा, नमस्कार। बहुत देर के बाद आए हैं पांडे जी आप। आपकी स्टूडेंट तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। सॉरी। देखो, अब हमारे पास में एक माइक बंद कर लीजिए, बहुत ठक ठक हो रहा है हमारे पास। पल्लवी नहीं आई। पल्लवी का तो देखे नहीं है, शायद तबीयत नहीं ठीक हुआ होगा पल्लवी का। बात किए थे, बोले थे पूरे। अच्छा अच्छा ठीक, वो कोविड है, थोड़ा सा शरीर कमजोर उसका हो गया होगा। आइए देखो, अब हम ये तो देख लिए ना, अब हमसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जो एनर्जी होता है वह एनर्जी होता क्या है ना। अगर आपसे पूछे बताओ तो सारिका ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ये मत बोल देना कि सर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये फिजिक्स वाला परिभाषा मत बोलना, है ना। हमको क्या करना है कि हमको इकोनॉमिकल डिफिनीशन चाहिए या साइंटिफिक डिफिनीशन चाहिए। तो साइंटिफिक हमने क्या कहा कि पहले बोल दिया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो उसको हटाओ, वो हो गया साइंटिफिक। हमको अगर इकोनॉमिकली डिफिनीशन देना होगा, यानी हमको आर्थिक आधार पर एनर्जी को परिभाषित करना होगा, तो वर्षा कैसे आप डिफाइन करेंगे कि एनर्जी होता क्या है? ऊर्जा सर एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, इसका क्षरण नहीं होते हैं। अरे भाई साहब, ये तो हम आपने साइंस के बेसिस पे बोल दिया है ना, हम इकोनॉमी के बेसिस पे पूछ रहे हैं आपसे। वो तो सही बात आप कह रही हैं कि एक क्षरण से उसका क्षरण नहीं होता है ऊर्जा का, बस रूपांतर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमने क्या कहा सारिका कि इकोनॉमी के आधार पर आप ऊर्जा को कैसे परिभाषित करेंगे, दिमाग लगाओ, बहुत बिल्कुल आसान सा है, एप्लीकेशन बेस्ड बनाइएगा तो बन जाएगा आपसे। सोचो क्या हो सकता है, हाँ सोच लो। ऐसे ऐसे मारो माथा, यहाँ बीच में देखिए ना, बचपन में यहाँ पिलपिला सा होता है, ये स्मरण शक्ति का यहाँ टिश्यू होता है, मारिएगा ना ऐसे याद आएगा।
मार लो तब तक। बताओ तो वर्षा क्या होता है, वर्षा देखिए बताती है कैसे क्या होगा। वर्षा के पास नेटवर्क नहीं आ रहा, आप बताइए तो मनीष, आप बताइए चंद्रशेखर, आप बताइए पांडे जी, आप बताइए नीता, जिसको बोलना है बोलो इकोनॉमी के आधार पर। चलो देखो, तो आर्थिक आधारभूत ढांचे को महत्वपूर्ण। हाँ बोलिए, देखिए जो डिफिनेशन आपसे फॉर्मेट हो रहा है ना, आप उसको बताइए, बोलिएगा अंदर से ना, तो जरूरी है, कहीं क्या पता अच्छा निकल जाए ना। किसी भी देश के विकासशील विकसित करने के लिए सर आधारभूत ढांचे को ऊर्जा की जरूरत है। आधारभूत ढांचे और की। उसमें जो जी, और उद्योग वाणिज्य जो भी है उसमें बिना ऊर्जा के हम। एक मिनट सर बच्चा। अच्छा कोई बात नहीं है, बोलते रहिए। ठीक है, आपने सही बोला है पांडे जी, है ना, आपने लगभग सही बोला है। अब इसको और डिफाइन कोई करेगा? देखो बहुत अच्छा परिभाषा पांडे जी ने बताया सर है। एक बार हाँ प्लीज। अ, सर ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी एक लाइफलाइन है तो प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी लाइफ लाइन है प्रोडक्शन के लिए, है ना। अगर हम कहें कि रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, एनर्जी आपके पास बहुत है, तो कैसे प्रोडक्शन कीजिएगा आप? बात समझ रही हैं? आपके पास एनर्जी बहुत है ना, इतना बिजली है कि भाई साहब बटन टिपिएगा 440 वोल्ट का आपको बिजली मिलेगा, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए आपको जूटे नहीं मिल पा रहा है, कॉटन ही नहीं मिल पा रहा, तो कैसे प्रोडक्शन कीजिएगा आप? तो वर्षा में यही दिक्कत है कि वर्षा सोचती तो सही बात है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं बस इन्फॉर्मेशन देती है, वो कंटेंट नहीं देती है। यहाँ भी उसने वही काम किया है। आपने बोला सही बात है, लेकिन देखिए कि एक चीज़ कहीं आपको मतलब छूट गया है, तो वो सटीक होगा उसका आंसर। पांडे जी ने सही बताया कि देखो कि किसी भी हमको अगर देश को डेवलप करना है, या हमको डेवलपिंग कंट्री बनना है, डेवलपिंग स्टेट बनना है, या डेवलपिंग स्टेटस हमको बनना है, या डेवलपिंग स्टेट हमको होना है, यानी स्थिर हमको अवस्था होना है, तो हमको जरूरी है क्या कि एक बेसिक नीड है, बेसिक फैक्टर है क्या? एनर्जी। बिना ऊर्जा का हम डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, डेवलपमेंट के ड्रीम को सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा कि यदि एनर्जी को हम इकोनॉमिकली रूप से परिभाषित करें तो हमको क्या निकल के आता है? देखो यहाँ पे सारे बच्चे, एनर्जी क्या कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या हो गया? एनर्जी एक कारक है। ध्यान से समझना, एनर्जी क्या है? एनर्जी एक ऐसा कारक है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो दो काम करता है ना। आपने इसका नाम सुना होगा, एडम स्मिथ का सुना होगा ना। ये बहुत बड़े क्या थे कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका थ्योरी से ही हमने ये परिभाषा लिया हुआ है। उनका बस एकदम सटीक परिभाषा होता है एडम स्मिथ का। उन्होंने कहा एडम स्मिथ साहब ने कि एनर्जी क्या है कि एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा कारक है जो क्या करता है? दो ही काम करता है। देखो स्पष्ट पता है कि वह दो ही काम करता है। पहला काम क्या करता है कि वह हमारे यहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करता है, यानी हमारे यहाँ क्या करता है? किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का क्या करता है? आर्थिक विकास करता है, पहला चीज। और दूसरा बात बताया है क्या कि वह लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करता है, यानी उच्च करता है, यानी जीवन स्तर को उच्च करता है। यही दो परिभाषा जो होता है इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है वर्षा, हम एनर्जी के रूप में बताते हैं। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बहुत अच्छा वर्ड आता है कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है या ऐसा आवश्यक कारक है जो मानव के या जो हमारे आर्थिक विकास को क्या करता है? तीव्र करता है, और हमारे जीवन स्तर को क्या बनाता है? बेहतर बनाता है ना। तो इसका क्या है कि आप एक डिफिनीशन लिख लीजिए। पहले हम इंग्लिश में लिखवा देते हैं, फिर हम इसको हिंदी में लिखवा देंगे, क्योंकि ये कि आप कहीं नहीं मिलेगा, है ना। लिख लो, पहले इंग्लिश में लिखवा देते हैं। लिख लीजिए, एनर्जी इज अ फैक्टर, एनर्जी इज एन इसेंशियल फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर ऑब्लिक देकर के डेवलपमेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही वर्ड है। एनर्जी इज एन इसेंशियल फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्लिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड आपका डिफिनेशन ये हो गया। यानी ये हमने इसलिए लिखवाया है क्योंकि जब इसमें आपको पूछेगा ना वर्षा,
मेंस के कॉपी में, तो वो फिजिक्स साइंटिफिक डिफिनेशन नहीं देना है, बल्कि हमको क्या देना है, इकोनॉमिकल डिफिनेशन देना है। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए कि ऊर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है, ऊर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो आर्थिक विकास को तीव्र करता है, जो आर्थिक विकास को तीव्र करता है और हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। ऊर्जा एक ऐसा आवश्यक या महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे आर्थिक विकास को तीव्र करता है और हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। हो गया काम हमारा खत्म, ठीक है। अब देखो, ये तो डिफिनेशन मैंने बता दिया है, अब कुछ नहीं लिखना, बस समझो। अब हमने क्या कहा कि इकोनॉमी जो होता है वह इकोनॉमी दो काम करता है, खास करके एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। क्या कि एनर्जी अगर हमारे पास में है तो हम सपना देख सकते हैं आर्थिक विकास का, एनर्जी अगर हमारे पास में है तो हम सपना देख सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया करने का। एक समझते हैं, देखो जैसे मान लो कि सारिका को कहीं शादी में जाना है, क्लियर है, शादी में जाना, तो सारिका के पास कपड़ा तो है लेकिन उसके पास कपड़ा का क्या हो गया है, इस्त्री किया हुआ नहीं है। बात समझ में आया? तो सारिका सोचेगा कि भाई मेरे पास तो अभी भाई उनके पास आयरन भी है, कपड़ा भी है, कपड़ा सूखा भी है, उसको क्या करना है, इस्त्री करना है, लेकिन उसको शादी में भी जाना है, ज़रूरी है। सोचो कि अगर सारिका के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं रहेगा तो वो कपड़ा को क्या आयरन करके जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, उसका जाना तो हम मजबूरी है। तो सारिका क्या करेगी, वही परिधान को ग्रहण करके वो पार्टी में जाएगी। तो जो उनको देखने वाले लोग हैं क्या बोलेगा, देखो ना कैसा गरीब जैसा कपड़ा पहन के आ गई है, नहीं होता कि मोमराच में आ जाता है कपड़ा हमारा, ठीक। उसके अलग से अगर सारिका के यहाँ बिजली आ जाती है टाइम पे, कपड़ा पे इस्त्री करके जाती है, तो लोग बोलेगा नहीं उसका स्टैंडर्ड क्या है, बढ़िया है। एक हमारा यह एग्जाम्पल हो गया, सबके दिमाग में तो चला गया होगा, इसी को बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। बात समझ में आया? जैसे हम लोग नहा करके ठंड में क्या होते हैं कि बाल गीला रहता है तो तौलिया से बहुत लोग पोंछते हैं, लेकिन जिनका बाल लंबा होता है लड़कियों का ना, वो ये उसको क्या बोलते हैं, स्टीमर या ब्लोअर बोलते हैं, बंदूक जैसा होता है, पूरा गर्म हवा निकलता है, तुरंत बाल सूख जाता है। तो अगर हम गीले बाल लेके कहीं जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा हमारे सोसाइटी में, और हम बाल को सुखा के जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। देखिए कैसा स्टैंडर्ड हमको डिफाइन कर दिया ना। तो एनर्जी इसीलिए बोला जाता है कि जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, ये एडम स्मिथ साहब ने एग्जाम्पल के साथ बताया था। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो कि आर्थिक विकास क्या है। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई कल को नौकरी करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, हम समाज में अपना इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक। जरा सोचो कि आपके पास अगर बिजली नहीं होती, मोबाइल आप चार्ज नहीं कर पाते, है ना, आप उसमें पढ़ ही नहीं पाते, नेटवर्क आपका हमेशा ख़राब रहता, तो अब क्या बिना मोबाइल का या बिना कंप्यूटर का आप पढ़ाई कर पाते? नहीं कर पाते। तो जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते तो आप क्या बन के रहते? लेबर बन के रह जाते, मजदूरी का काम करते। तो आपका आर्थिक विकास होता? नहीं होता। लेकिन आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो कल को आप क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। कल को आप क्या करेंगे? किसी बच्चों को पढ़ा करके भी क्या कर सकते हैं? अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और एनर्जी क्या होता है कि ये तो हम बेसिक एग्जांपल बताएं। एनर्जी को सोच लो कि डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि उद्योग को चलते रहना चाहिए। उद्योग कब चलेगा? जब मेरे पास बिजली होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा जो होता है वो हमारे आर्थिक विकास और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, फैक्टर होता है। अब देखो ऊर्जा जो होता है, यह ऊर्जा से समझ में सीधे समझ में आना आप लोग क्या, ऊर्जा का मतलब हो गया बिजली। वर्तमान समय में क्या होता है सारिका, ऊर्जा का क्या मतलब होता है? बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी। मनीष समझ में आ रहा है कि ज़्यादा बोरिंग क्लास लग रहा है? नहीं सर, आ रहा है। हाँ देखो, अभी वर्तमान में ऊर्जा का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? बिजली। ये नहीं कि हम खाना खाए हैं बहुत ताकत मिल गया हमको, वो ऊर्जा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। हमको बेसिकली ऊर्जा का मतलब क्या पढ़ना है चंद्रशेखर? बिजली के संदर्भ में समझना है, पढ़ना है। क्लियर है? अब देखो हमने एक डिफिनेशन बता दिया कि ऊर्जा आखिर होता क्या, इकोनॉमिकल डिफिनेशन बता दिया। अब एक चीज़ को और समझो क्या है कि बिजली के संदर्भ में कहें, यानी बिजली क्या है कि बिजली जो टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये भी तो क्या है कि एनर्जी का रूप है ना, ऊर्जा का रूप है बिजली। तो अगर हम यह कहें कि बताइए तो कि बिजली जो होता है, हम अगर यह स्टेटमेंट बोले कि वर्तमान समय में जो विद्युत ऊर्जा होता है, ऊर्जा का प्रतिरूप होता है ना भाई, ये उसको स्टैटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होता है, ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। तो इसी ऊर्जा के स्वरूप में हमको एक बिजली का पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ना हम लोगों को है, यानी विद्युत ऊर्जा पढ़ना है ना। इसी विद्युत ऊर्जा पूरा इकोनॉमी हमारी ख़त्म होती है, जीएस मेंस का और साइंस टेक वाला ख़त्म होता है। तो अगर हम यह स्टेटमेंट कहें वर्षा कि जो अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है,
या मेरे पास विद्युत ऊर्जा है, वह वर्तमान समय में हमारे इकोनॉमी का दिल का धड़कन है, तो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? अगर हम हमारा स्टेटमेंट सही होगा सही सर। होगा, है ना। यानी देखो, दिल का धड़कन मतलब कि धड़कन जहाँ रुक गया तो आदमी का शरीर का मृत्यु हो जाएगा। तो बिजली इतना बड़ा पावरफुल कारक फैक्टर है सारी का, कि स्मिथ साहब ने कह दिया है क्या कि बिजली क्या है, वास्तव में दिल का धड़कन है। एक कुछ बोलेगा सर दिल तो इधर होता है, आप इधर हाथ कहाँ रख रहे हो? तो भाई समझाने के लिए बोले हैं, समझ में आया? तो बिजली जो होता है क्या होता है नीता, वर्तमान समय में भारत हो, नेपाल हो, कोई भी विकसित राज्य हो, विकासशील राज्य हो या फिर गरीब राज्य हो, राष्ट्र हो, उसको अगर विकास करना है, उसको अगर क्या करना है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए बिजली एक बेसिक नीड है। बिना बिजली का वो लोग क्या कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि बिजली क्या है, हमारे वर्तमान अर्थव्यवस्था के क्या है, दिल का धड़कन है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग कह रहे हैं कि जो बिजली है, वह बिजली हमारी अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा है। यह कथन सही है कि गलत हो सकता है? बताइए तो मनीष साहब। यह भी कथन सही होगा, है ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वह क्या है कि दिल का धड़कन है, और क्या है, हमारा वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था होती है उसका जीवन रेखा है। यानी एनर्जी को इतना बड़ा बात बोल दिया गया है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा इकोनॉमी का दिल का धड़कन और जीवन रेखा है। यानी इसके बगैर हम इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो कितना एनर्जी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है ना नीता। किताब में क्या कि बस एनर्जी लिखा गया हुआ है, सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बस काम कुछ में ख़त्म हो गया, बच्चा भी खुश हो जाता है कि चलो भाई मिल गया हमको, उतना वो समझ नहीं पाते हैं। एनर्जी का इतना इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ, हमारे आपके डेली दिनचर्या में, कि बगैर इसके प्रेजेंस को, बगैर इसकी उपस्थिति का हम कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखो, ये तो एनर्जी वाली बात हो गई। अब जरा सोचिए कि हमारे यहाँ बिजली कब आई थी? बताइए तो वर्षा, अगर आपके पास कुछ स्मरण शक्ति हो, पूर्व जन्म में आपका कुछ कहानी वहानी याद हो पूर्व जन्म का, तो बताओ कि बिजली कब आया हुआ था हमारे भारत में। पहले तो लोग लालटेन से नहीं पढ़ाई का। पूर्व जन्म में आप क्या थी, आपको यह याद है? किसी भी विकसित देश या विकासशील देश के पैमाना प्रति व्यक्ति ऊर्जा से ही मापा जा रहा है। हाँ हाँ, वर्तमान में वही, आगे हम उसको उपभोग। जी जी, उपभोग। बिजली कब आया था सारिका, बताएं। मेरे जन्म से पहले ही आ गया था, नहीं पता इसीलिए हम देख ही नहीं पाए। पूरा जमाने में क्या बनी थी तुम नीता? देखो, हमारे यहाँ 1802 में, ध्यान रखना, हमारे यहाँ सबसे पहले 1802 में, अच्छा ये बताओ, हम 4 ऑप्शन देते हैं, वह सोच के बताना है ना, दिमाग लगाना, गेस करना, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है। सर ऑप्शन में दीजिएगा, नॉन ऑप्टिज नहीं दीजिएगा, हैं? फंस जाते हैं, नॉन ऑप्टिज नहीं दीजिएगा। ठीक है, नॉन ऑप्टिज हम नहीं देंगे हमको, है ना। अब बताओ, हमने कहा कि हमारे यहाँ बिजली का सबसे जो आधुनिक प्रमाण होता है 1802 में मिला था। क्लियर है? आपसे पूछेगा कि हमारे यहाँ सबसे, ये पीटी का हालांकि क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन जानकारी समझ लो कि सबसे पहले हमारे पास बिजली इन चारों में से कौन से प्रांत, पहले तो प्रांत था ना, प्रोविंस था, है ना, प्रोविंस था जो प्रांत बोलते हैं। बताइए तो वर्षा, गेस कीजिए तो आप किसके साथ पसंद करेंगी जाना, किस राज्य के साथ जाएंगी आप? क्या आपको लगता है कि कहाँ? अच्छा, कलकत्ता। चलो, वर्षा ने क्या दिया, कलकत्ता के साथ हम जाएंगे। आप बताइए तो सारिका। कलकत्ता से। अच्छा, वर्षा और सारिका एक ही स्कूल में पढ़ी हुई है। और कोई आदमी बताइए, सब लोग बताओ, अपना ओपिनियन बताओ। सर मुंबई। सर कलकत्ता। अच्छा ठीक है, और लोग बताएं। आप मनीष नहीं बोल रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले 1802 ईस्वी में
कलकत्ता में बिजली आया था, समझी। नीता तो हीरोइन बनने जाएगी मुंबई में, है ना। देखो वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी थी, अंग्रेज का ही कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कंपनी था। उसने सबसे पहले क्या किया था, कलकत्ता में एक प्राइवेट प्रोडक्शन फर्म बनाया था, किसका, बिजली उत्पादन करने का। उसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता से बिहार होते भी हर जगह फैला था वो। तो सबसे आधुनिक प्रमाण जो होता है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का जो ऊर्जा का है, सबसे प्रमाण कहाँ मिलता है, 1802 में कलकत्ता में। इसके बाद जैसे जैसे क्या हुआ कि हमारे यहाँ व्यापार बढ़ा, जैसे जैसे अंग्रेज़ों का क्या हुआ, हमारे यहाँ व्यापार बढ़ा, हम अंग्रेज़ों का संपर्क एक दूसरे प्रांत से बढ़ने चला गया। फिर यह तकनीक जब बढ़ा तो इनका क्या हो गया, प्रसार फिर अन्य प्रांतों में होना शुरू हो गया। बात समझ में आया। वास्तव में हम जब आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद में हमारे यहाँ एनर्जी का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। बात समझ में आया। एग्जाम्पल हम समझते हैं कि 1802 सर 1802 है सर, 1899 होगा। हमको डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन लग कंफ्यूज हो रहा रहे हैं है। हम भी। हाँ, नहीं हमको भी कन्फ्यूजन हो रहा है। ये 1899 होना चाहिए सर, कलकत्ता में हुआ था। 1899 ना, 99 नहीं होगा, रुकिए, इस डेट को 1802 लिखे हैं ना। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, 2 ही रहने दीजिए। एक प्राइवेट कंपनी उसने बनाया था, हम आपको सामने दे करके मैसेज कर देंगे ग्रुप में कि 1802 होगा या 1899 होगा, है ना। ठीक है पांडे जी, परेशान मत होइएगा, इसको हम क्लियर कर देंगे। अब देखो, अब नहीं ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो कि 18th इसको बोलते हैं 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी से, और अभी मेरे पास क्या है, 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो देखो 19वीं शताब्दी में क्या था चंद्रशेखर, हमारे यहाँ 1700 से या 1800 से लेकर के 1900 के ईस्वी में हमारे यहाँ बिजली की प्रति व्यक्ति उत्पादन खपत क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अभी जो देख रहे हैं 2000 से लेकर के 2000, हाँ 2000 के बाद का जो समय काल है, उसमें हमारे बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या देखिए कंजम्पशन देखिए क्या होता है। तो हमारे जैसे इकोनॉमी का 11th क्लास का अर्थव्यवस्था पढ़िएगा, एनसीईआरटी की किताब, उसमें कहा गया है कि जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से, तब हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन केवल और केवल 1400 मेगावाट था। यह 1400 मेगावाट बहुत कम बिजली होता है। फिर से समझ लो बात को कि जब हम 18वीं शताब्दी में हमारे यहाँ बिजली का आविष्कार हुआ तो किसी मतलब आविष्कार क्या मतलब, जब आया हमारे यहाँ बिजली तो हमारे भारत के किसी सीमित क्षेत्र तक ही था, क्लियर है। उसके बाद जैसे इसका एक्सपेंशन होता चला गया तो सरकारी आंकड़े के अनुसार, यानी एनसीईआरटी में दर्ज किया गया है कि 1947 में जब हम अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुए तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित जो भी पावर प्लांट था, पहले तो अंग्रेजी सरकार ही स्थापित किया था, या फिर हम और किसी माध्यम से हम जब बिजली का उत्पादन करते थे तो ज्ञात स्रोतों के आधार पर क्या था वर्षा, कि केवल और केवल 1400 मेगावाट बिजली का ही हम लोग क्या कर सकते थे, उत्पादन किया जाता था 1947 में। अभी देखिएगा 31/12/2021, सोचो कि ना, ये 2021 हो गया ना, यानी हमारे पास देखो लगभग कितना हो गया, लगभग 774, लगभग 75 साल बाद, है ना। यानी 75 साल बाद की हम जैसे तकनीक में डेवलप किए हैं, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा डेवलप हुआ है, बोलने चालने का स्टैंडर्ड डेवलप हुआ है हम लोगों का, है ना। एग्रीकल्चर डेवलप, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट हर फील्ड में हुआ है तो डेवलपमेंट हमारे एनर्जी के फील्ड में भी हुआ है। इसका एग्जाम्पल यही दर्शाता है कि हम 1947 में 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था पूरे हिंदुस्तान में, और अभी जो हो रहा है 3,93,489 मेगावाट, तो 389 है ये, 3,93,389। यानी सोचो कि इन 75 सालों में, देख रही हो ना, ये केवल 1000 में और यह केवल कितना में है, यह लाख में हो गया है। यानी देख रही हो कि इसका यह क्या दर्शाता है, हम पहले ही कहे हैं कि मेरे पास जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है वह समानांतर किसके होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का होता है ना। इसका यह मतलब हुआ कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भाई जब इतना बढ़ा है ना, तो डिमांड बढ़ा है तब ना भाई सप्लाई सरकार कर रही है। अगर डिमांड नहीं होती तो सरकार क्यों बिजली का प्लांट बनाती।
क्यों न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता? नहीं बनाता ना। इसका मतलब ये हो कि जब हमारे पास यह डिमांड बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, इकोनॉमिकली हम लोग डेवलप ही हुए हैं। और सही बात है ना, जितने भी हम लोग 5 ईयर प्लान्स देखते हैं या फिर जितने हर साल बजट जो पेश होता है भारत सरकार में, तो देखिए कुछ जीडीपी हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ा करके ही दिखाया जाता है आज़ादी के बाद से, और डेवलप भी हम लोग हुए हैं। तो वही कहता है कि अब हमारे यहाँ इसमें कितना ज़्यादा अंतर होता है, देख रहे हैं लाखों का अंतर हो जा रहा है। यह क्या दर्शाता है सारी का, यह दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम देश में हम आज़ाद हुए हैं, जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ा है, तो वैसे वैसे हमारा क्या हुआ है, हमारा बिजली का उत्पादन अधिक हुआ है, ऊर्जा का उत्पादन अधिक हुआ है। और लेकिन अब ध्यान रखिएगा, इतना उत्पादन तो है लेकिन हमारा सप्लाई क्या है, सॉरी इतना सप्लाई है हमारा, लेकिन डिमांड हमारा इसी से भी हाई है। यानी जितना सप्लाई हो रहा है उससे अधिक हमारे पास डिमांड है। आगे कितना डिमांड है उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो यह जो आंकड़ा हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन मात्र इतना ही होता है, डिमांड लगभग 4,17,000 मेगावाट के आसपास में है। यानी हमारे पास उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने आर्थिक विकास को जो कंसेप्ट होता है उसको हम पूरा कर पाए। किससे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से, इलेक्ट्रिसिटी को देने के बाद से। बस समझ में आया? तो ये जो आंकड़ा है, बस आंकड़ाओं का आपको ध्यान में रखना है। अगर डिजिट याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लिखना है लगभग 4 लाख मेगावाट हमारे भारत में 2021 तक ये डेटा तक क्या था, उत्पादन था, है ना। अब यहाँ ध्यान देना कि इतना जो डाटा हमारे पास में आया हुआ है, अब ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है या जानकारी होनी चाहिए कि बिजली का उत्पादन कितने स्तर पर होता है, कौन कौन बिजली को उत्पन्न कर सकता है, बताओ। प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर कर सकता है, या और कौन कौन कर सकता है? प्राइवेट भी कर सकता है और गवर्नमेंट भी कर सकता है। आज बस ध्यान रखना कि आज हम बस टॉपिक को ये कर रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं ना, इसलिए घबराना नहीं। ये सब समझ जाएंगे ना तो कल हम लोग खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो हमने कहा कि मेरे पास कितना है, देखो 3,8,9 मेगावाट। मनीष बाउंस नहीं ना कर रहा है ये चीज, समझ लीजिए। ये डाटा कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना? नहीं सर। हाँ समझिएगा पेशेंसली। नहीं सर, समझ में आ रहा है। हाँ अभी तक क्या समझे हैं बताइए? यही सर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरेलल होता है इकोनॉमिक डिमांड का, और इकोनॉमिक डिमांड का नहीं, अभी डिमांड है डिमांड का। आज भारत आजाद। देखो बहुत अच्छा बात है। हमने क्या कहा सारिका कि वर्तमान में यानी दिसंबर 2021 तक का जो भारत सरकार का डाटा है, एक हमारे पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नाम सुने हैं ना, शक्ति मंत्रालय। इस शक्ति मंत्रालय का ही हम डाटा आपको बता रहे हैं कि शक्ति मंत्रालय का डाटा क्या कहता है कि 31/12/2021 तक का हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया गया था इतना। अब देखो उसने यह भी कहा है मंत्रालय ने कि यह जो बिजली का उत्पादन हुआ है ना, इसमें 3 सेक्टर लगे हुए हैं। देखो सरकार जो निजीकरण बढ़ा रही है ना, क्यों बढ़ा रही है देखेंगे यहाँ पे, यहीं से एक पॉइंट और निकल करके आता है। सबसे पहला जो हमारे पास बिजली उत्पन्न करता है वो हमारा है सेंट्रल सेक्टर, है ना, पहला। दूसरा है हमारे पास स्टेट सेक्टर, और तीसरा हमारे पास में है प्राइवेट सेक्टर। आप लोगों को बिजनेस अगर करना होगा ना नौकरी के बाद में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ही पैसा इन्वेस्ट करना, चाहे सोलर पावर प्लांट खरीदना या शीशा बना, बहुत पैसा है उसमें। देखें अडानी जो इतना एक पैसा वाला हो गया ना, वो इलेक्ट्रिसिटी अब उत्पन्न कर रहा है। परियोग कि गुजरात में बहुत बड़ा ये बना है ना, विंड से जो नहीं चलता है, हवा से बिजली उत्पन्न होता है, उसका प्लांट बैठाया हुआ है अडानी साहब। भुटका सब बहुत पवन ऊर्जा। अच्छा पवन ऊर्जा, हाँ यस, पवन ऊर्जा को उसमें बताया गया है। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में उसने कहा है क्या कि इतना मेगावाट जो बिजली का उत्पादन किया गया है, वह टोटल उत्पादन जो किया हुआ था उसमें 3 सेक्टर मिले हुए थे। यानी सेंट्रल का मतलब हो गया कौन सा, केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा बताओ तो, एनटीपीसी आ जाएगा, भेल आ जाएगा, और क्या क्या आएगा, जो बिजली बनाता है ना वो सारी कंपनियां आ जाएंगी। और हमारा राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र, ये हमारा हो गया निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में क्या हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, मित्तल हो गया, जो भी प्राइवेट फर्म है
बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट हैं जो बिजली उत्पन्न करती है पावर प्लांट बना करके, है ना, उनका भी योगदान है उसमें। राज्य का अपना पावर प्लांट होता है बिजली का, तो बिजली का क्या करता है, वो भी भाड़े पर देता है। बिहार ये जो भी राज्य सरकार है वो सब बिजली करते हैं, रेंट पे देते हैं। देखो अब हमने कहा क्या कि यह जो बिजली प्रोडक्शन किया गया है यह हमारे 3 स्तर पे किया गया है, सेंट्रल पे, स्टेट पे, प्राइवेट पे। क्लियर है। सेंट्रल पर जो हमारे बिजली उत्पन्न किया गया हुआ है वह 98547 मेगावाट है। सोचो कि लगभग 4 लाख हो ना गया जी, लगभग 4 लाख मेगावाट में जो भारत सरकार की कंपनी है, देखिए पांडे जी, केवल 98,000 ही क्या किया है, 98,000 ही मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। और जो राज्य सरकार हमारे पास में है वह लगभग 1,04,384 मेगावाट क्या किया है, बिजली का उत्पादन किया है। यानी अगर हम देखें तो राज्य ज़्यादा किया है कि केंद्र ज़्यादा किया है, जरा आप लोग सोच करके बताओ हमको, है ना। राज्य। कौन सारिका बोली कि राज्य किया है, हमारे स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देते। हमने क्या बोला, सोच के बताओ, बताओ तो और कौन कौन किया है, फिर से समझते हैं। देखो सेंट्रल सरकार जो है वह क्या किया है कि 98,547 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया है। कब से कब तक, तो ये किया है 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31/12/2021 तक का यह डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, राज्य ने इतना किया है और प्राइवेट सेक्टर ने इतना किया है। हमने आपसे पूछा है कि राज्य किया जाता कि केंद्र ज़्यादा किया, तो सारिका फटाक से बोल दिए कि राज्य किया है। अरे भाई इस राज्य में तो देख रही हो ना कि 28 राज्य मिला हुआ है ना, 28 स्टेट है। और हंस रही हो, 28 यूटीज मिला हुआ है, तो सब मिल करके इतना उत्पादन किया है ना। लेकिन केंद्र सरकार अकेले इतना कर दिया, ये केंद्र का फर्म है। तो राज्य और केंद्र में किसका ज़्यादा उत्पादन होगा, केंद्र का। इसका मतलब क्या हुआ सारिका कि जो नहीं समझ में आया। और किसको समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी राज्य में कर रहा है सर। इसलिए कि केंद्र वो भी तो पूरा केवल कैसे अकेले करता है या फिर राज्य से भी लेके करता है, ये बात नहीं समझ में आई मुझे। ठीक है, देखो केंद्र का जो कंपनी है ना, एनटीपीसी नाम सुनी हो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जी सर। भेल का नाम सुनी हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाँ, दो तीन और कंपनी है जो महारत्न कंपनियां हैं, कुछ मतलब नवरत्न कंपनियां भी है ना। वो क्या करता है नीता, वो खाली बिजली उत्पन्न करता है, बड़का बड़का उनका अपना फर्म है। तो इसमें खाली यह केंद्रीय कर्मचारी काम करता है। बात समझ में आया। अगर स्टेट की हम बात करें तो देखो बिहार हमारा हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो हर राज्य सरकार के पास देखो जल जो होता है, जल संसाधन, वो तो स्टेट लिस्ट का विषय है ना, संविधान में मेंशन किया गया हुआ है। तो जल जो है, उस जल का बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार, उसमें कहा गया है डीपीएसपी में कि जो पानी होता है आपके सीमा क्षेत्र में, उस पानी का यूज बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार अपने जनता के विकास में, राज्य के विकास में करेगा। तो जो पानी चूंकि स्टेट लिस्ट का विषय होता है, तो सरकार को जहाँ नदियाँ मिलेगा, जहाँ जलप्रपात मिलेगा, जहाँ बड़े बड़े बांध मिलता है, वहाँ क्या करता है, वो सब बड़का बड़का हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट बैठा देता है। बात समझ में आया। तो वहाँ से जो बिजली उत्पन्न होता है, तो बिहार सरकार का अपना बिजली हुआ। आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार जो बिजली बनाती है, यह हमारे पास नेपाल में सप्लाई करता है, नेपाल में भेजता है, बेचता है बिजली। वहाँ पर बड़का बड़का तार जो जाता है ना, वो बिहार सरकार का तार गया हुआ है। अब देखो समझो तुम क्या हम बोल रहे हैं, भारत सरकार तो अकेले इतना उत्पन्न किया 98,000, लेकिन 1,04,000 जो बिजली मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, इसमें तो 28 राज्य का योगदान है ना जी। जैसे बिहार का अपना, बिहार का हम डाटा पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि बिहार कितना बिजली उत्पादन करता है, क्योंकि हमको बीपीएससी देना है। तो 1 लाख थोड़ी बिहार का पड़ेगा, तो मुश्किल से 3,000 के आसपास 13,000 के आसपास मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है मात्र बिहार सरकार। बात समझ में अब ये समझ में आ 1 लाख गया। यूनियन टेरिटरी है क्या? ये 1 लाख में यूनियन टेरिटरी भी शामिल है क्या? हाँ, यूनियन टेरिटरी भी शामिल, बिहार ये पूरा का लिखे ना, 28 राज्य और यूटी भी शामिल है। भाई राज्य के पास उतना पैसा नहीं ना नीता। एगो बांध बनाने में बहुत अरबों खरबों खर्च होता है भाई। किसी नदी के प्रवाह को तुम सीमेंट से रोकना, कंक्रीट से रोकना मामूली बात समझते, बहुत पैसा खर्च, मोटका मोटका रोड लगता है, हेवी रोड लगा, स्टील लगता है उन सब में।
तकनीक भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो सरकार के पास पैसा कहाँ, सरकार तो ऐसे ही भीख मांगता है। बिहार सरकार चाहे यूपी सरकार, केंद्र से कुछ पैसा दे दो, झोली में पैसा दे दो, विकास करना नहीं मांगता रहता है। सरकार तो ऐसे ही भीख मांगा है, तो सरकार के पास आएगा कहाँ से पैसा कि बिजली का ज़्यादा प्लांट बैठाएगा। ठीक, देखो सबसे ज़्यादा आगे कौन हिट किया है, वह किया है हमारा पर निजी क्षेत्र, यानी जैसे कि हमारा अडानी हो गया, अंबानी हो गया, मित्तल हो गया, उसके बाद कि 2-3 और बड़े बड़े प्लांट हैं गुजरात के जो व्यापारी हैं, उन्होंने अपना क्या किया है, सरकार से ज़मीन लीज पर लेकर के या फिर विंड से एनर्जी बना रहा हो या फिर बायोगैस से एनर्जी बना रहा हो, अभी आगे हम पढ़ेंगे, वो लोग भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास एक डाटा देख रही हो दिमाग में, तो इसको कैसे लैंग्वेज में लिखोगी कि हमारे यहाँ भारत में जो बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है वह प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि सरकारी सेक्टर से बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। तो हम लोग देखते हो ना कि बिजली का बिल महंगा क्यों हो रहा है, बताओ तो सारी का, कभी दिमाग लगाई हो? सरकार नहीं महंगा करता कि भाई देखो प्राइवेट के हाथ में जाएगा तो पैसा तो कमाने के लिए ना बिजनेस करता है ना जी। जैसे Yes, sir. दिल्ली में देखिएगा, तो दिल्ली में क्या था कि दिल्ली में जितना बिजली सप्लाई होता है वो टाटा पावर लिमिटेड जो है वो सप्लाई करता है। यानी बिजली में जो हम लोग दिल्ली में जो बिजली यूज़ कर रहे हैं ना, वो टाटा कंपनी ने कहीं बनाया है पावर प्लांट से, वही बिजली सप्लाई करता है, सरकारी बिजली नहीं है वो। इसीलिए पैसा हम लोग को बहुत लगता है। और जो केजरीवाल सरकार जो 200 यूनिट फ्री देता है, तो वो 200 यूनिट फ्री नहीं है, बल्कि सरकार, राज्य सरकार उसको पैसा देता है टाटा पावर को। जैसे समझो क्या है कि अखिलेश यादव बोले हैं ना अभी कि 300 हम यूनिट जो होता है हम प्रत्येक घर को देंगे, बोले हैं। तो उसको ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को तो फ्री मिलेगा, लेकिन कंज्यूमर के पास तो बिल जो प्राइवेट कंपनी देगा ना, वो तो उतना पैसा लेवे करेगा। तो यह जो बिल है, यह जो क्या करेगा, जो अखिलेश की अगर सरकार बनती है, सपा की सरकार, तो वो अपना बजट से इतना पैसा पे करेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता है नीता, बात समझ में आया? उसको या तो हम पे करता है, ये पैसा आएगा कहाँ से, तो हमारे तुम्हारे टैक्स से आता है। वहाँ की जनता क्या बोलती है कि भाई अखिलेश जी ने तो 300 यूनिट फ्री कर दिया है, लेकिन उसको नहीं पता कि जेब में तुम्हारा कटिंग हो रहा है धीरे धीरे पीछे से। खैर ये तो अलग की बात है। ये समझ लो कि हमारे यहाँ जो बिजली की महंगाई हो रही है, वह महंगाई इसी कारण से हो रहा है। पूरा बम्बई में जो बिजली सप्लाई होता है, बम्बई में टाटा और अंबानी का जो पावर प्लांट है, वह 2 कंपनी पूरा बम्बई में बिजली सप्लाई करता है। इतना बदमाशी करता है बम्बई में कि अगर बम्बई में 1 महीना तुम बिजली का बिल नहीं जमा करोगे, तरबे काट देगा तुमको, चिल्लाते रहो बिजली के लिए, है ना। तब ना सरकार क्या है इतना लोग प्रतिरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है ये बड़े बड़े प्राइवेटाइजेशन का, यही कारण है ना। क्योंकि देखो इसमें चाहिए तकनीक, बिजली बनाने में तकनीक चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, हाई स्किल्ड लेबर चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी भाई जो वही ना काम करेगा जो लेबर हाई स्किल्ड हो। सरकारी में तो ओन तोंद वाला सबको भर्ती कर लेते हैं वो लोग, है ना। तो आगे बहुत सारे कमियां हैं हमारे पास में। ये सब आपको समझ में आएगा जब इंटरव्यू आप लोग दीजिएगा, या जब आप कहीं बात कीजिएगा, तब लगेगा समझ कि भाई बिजली कैसे आखिर बनता है, इतना महंगा बिल क्यों हो जा रहा है। सरकार नहीं मंगा करती, बल्कि क्या होता है देखिए नीता, सीधा इसका दुगुना उत्पन्न कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। भारत सरकार करता है मान के चलो कि 1 लाख, वो करता है सीधा 2 लाख के आसपास, तो नहीं महंगा होगा जी, है ना। ये डाटा जो है अपने मेंस की कॉपी में जरूर लिखिएगा, तब जाकर के आपका क्या होगा, आंसर खूबसूरत बनेगा, सुंदर बनेगा, है ना। हम यहाँ आपको यह नहीं पढ़ा रहे हैं कि बिजली कितने प्रकार का ऊर्जा होता है, वो सब नहीं पढ़ना है मेंस में, इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं, है ना। उसके लिए फिर मत परेशान होना कि आप ये नहीं पढ़ा है कि थर्मल ऊर्जा क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, ये सब हम मेंशन करेंगे, बस लिखवाएं, उसको बताएंगे नहीं क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम चीज़ समझते हैं क्या कि हमारे पास जो ये 3 जितना लाख एनर्जी जो बन रहा है मेगावाट का, तो ऊर्जा जो उत्पन्न होता है नीता, वह ऊर्जा हमारे यहाँ कितने प्रकार के, कितने सोर्स से। अब हम देखते हैं क्या सारी का, हम सोर्स देखते हैं, यानी हमारे भारत में, हिंदुस्तान में एनर्जी का क्या सोर्स हो सकता है। ठीक, देखो तो एनर्जी के हमारे हिंदुस्तान में, यानी बिजली कैसे पैदा होती है, तो बिजली हमारे हिंदुस्तान में पांडे जी 3 प्रकार के स्रोतों से पैदा किया जाता है। उन तीनों प्रकार के सोर्स का नाम आप लोगों को पता है, तो थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। यस सर, जैसे कि कोयला से, उसके बाद पेट्रोलियम जो है, उसके बाद फिर परमाणु ऊर्जा से, जल विद्युत से। सर सोलर एनर्जी। मेन तो सर कोयला और ये पेट्रोलियम और ये जल विद्युत ही है। हमने कहा चंद्रशेखर 3 ही चीज है, 3 में आप किसका नाम बताइएगा, कोयला, जल विद्युत और पानी बताइएगा।
सर कोयला, थर्मल, विंड और पेट्रोलियम और इधर हाइड्रोलिक। भी हाँ, वर्षा बताई है, थर्मल, सॉरी हाइड्रो बताई है, और कोल बताई है, और क्या बताई है वर्षा? सर थर्मल, हाइड्रो और विंड। सोलर नहीं बताई है वर्षा, बायोमास नहीं बताई है, बायोगैस नहीं बताई है ना, डीजल नहीं बताई है। इसका मतलब आपने कहीं कहीं कमी किया है ना। देखो सब कुछ आप सही बता रही हैं, सब बच्चे सही सब बता रहे हैं, लेकिन जो मेन हमने पूछा सोर्स कितने होते हैं, बात समझ में आया? तो आप जो चीज़ बता रहे हैं वह सोर्स का भी सोर्स है, यानी उसके पिताजी का नाम आपने बताया ही नहीं और सीधे बाल बच्चा के नाम पे चलेंगे, तो ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है ना। हमने कहा वर्षा कि मेरे पास बिजली प्रोडक्शन करने का 3 सोर्स हैं, वो 3 सोर्स क्या क्या है? देखो सबसे पहले आता है हमारे पास फोसिल्स फ्यूल या फिर सोर्स। फोसिल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं ना, या फिर स्रोत। बताओ तो 6 क्लास का भूगोल का आप लोग नहीं पढ़ती हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा हमारा आता है न्यूक्लियर, इसको सोर्स लिखेंगे, फ्यूल नहीं लिखेंगे। न्यूक्लियर को क्या बोलते हैं हिंदी में? नाभिकीय। हाँ, नाभिकीय स्रोत। और एक कौन हो जाएगा हमारा? एक तो हो गया जीवाश्म ईंधन, एक होता है गैर जीवाश्म ईंधन, यानी क्या हो जाएगा सॉरी का नॉन फोसिल्स। ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं जी? नहीं सर, आ रहा है। कई बार ना बीमारी को हार्ड दवा दे करके ख़त्म किया जाता है ना, उसी में से ये चीज़ें हैं। क्योंकि कल का सीधे अगर हम टॉपिक बताते कि क्या क्या परेशानियां हैं ना, तो हो तो जाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता अच्छे तरीके से, क्योंकि हमको ये क्लास व्यर्थ करने का क्या औचित्य बनता है ना, समझाने के लिए ही है। अब बताइए तो वर्षा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीवाश्म ईंधन, एग्जाम्पल बताइए हमको इसका कि क्या क्या हो सकता है। सर कोल, पेट्रोलियम। ठीक, सही बात है। अब देखो सही बोली है, हमने कहा कि हमारे यहाँ जो सोर्स है क्या है पांडे जी, वो 3 प्रकार से बिजली बनता है। कौन कौन? पहला बनता है जीवाश्म ईंधन से, दूसरा बनता है नाभिकीय स्रोत से, न्यूक्लियर एनर्जी से, तीसरा बनता है हमारे यहाँ गैर जीवाश्म ईंधन से। यानी यह तीनों अपने अलग अलग खंड से कुछ मेगावाट बिजली उत्पन्न करते हैं, तो सबको अगर जोड़ेंगे ना इतना ही आएगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि हमारे यहाँ बिजली का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा सोर्स में करता है। देखो तो जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, इन फॉसिल्स फ्यूल्स में केवल और केवल 4 प्रकार के जो स्रोत होते हैं उसी से हमारे हिंदुस्तान में बिजली बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो मुख्य सोर्स होता है वो हमारे पास में कौन है? कोयला महाराज। पहले तो प्रांत तो कोयला पे ही था ना, बाद में सब कुछ ना निकल करके आया है जी। तो कोयला से फिर बनता है लिग्नाइट से। लिग्नाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई नहीं बताएंगे? इसको बोलते हैं भूरा कोयला। इस दोनों में अंतर होता है, कोल में और भूरा कोयला में। और तीसरा है हमारा गैस, है ना। और चौथा एक हमारे पास में बच जाता है कौन? डीजल। अब देखो इसको समझते हैं पहले कि हमारे भारत में जो भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो फॉसिल्स फ्यूल्स से या फॉसिल सोर्स से जो बिजली बनाया जाता है वर्षा, उसमें 4 ही सोर्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा 5वां सोर्स नहीं है जो फॉसिल्स का एग्जाम्पल हो सकता है और जिससे बिजली बनती है। ठीक है पांडे जी, यानी हमारे यहाँ फॉसिल्स फ्यूल्स में केवल 4 सोर्स से बिजली बनता है। सबसे प्रमुख जो होता है वह कोयला। आपको पता है कि जब हम 1802 या 1899 की हम चर्चा करते हैं, जो कलकत्ता में बना हुआ था ना, वो कोयला से आधारित ही बिजली बनता था। अभी भी बड़े बड़े एनटीपीसी देख लो या बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी का देख लीजिए आप ना, वो कोयला से ही क्या बनाता है? बिजली बनाता है।
बात समझ में आया? तो कोयला से यानी जो भी प्राइवेट कंपनी है, जो भी सरकारी कंपनी है, जो भी निजी कंपनी है ना, अपना बिजली को उत्पादन करने में उनका सबसे मेन सोर्स क्या होता है? कोयला। यानी कोयला से बहुत ज़्यादा वो लोग बिजली का कंजम्पशन करते हैं। वो कंजम्पशन किया, फिर प्रोडक्शन किया बिजली बनाने का। हमारे मुजफ्फरपुर के कांटी एक शहर है, वहाँ एनटीपीसी का ब्रांच है, तो कांटी में जो है वो कोयला से ही बिजली बनता है, क्योंकि झारखंड के झरिया का जो कोयला खान है वहाँ से ट्रेन से आती है कोयला, कांटी में ही उसका पटरी लगा हुआ है, मुजफ्फरपुर होते हुए कांटी चली जाती है, वहाँ कोयला गिरा दिया, अपना बिजली बना, फिर ट्रेन जाती है, रोज़ वहाँ कोयला आता जाता रहता है ना। तो देखो कोयला से जो बिजली बनता है 2,03,190 मेगावाट। देखो कितना बड़ा डाटा हो गया कि 3,93,000 में ना खाली कोयला जिससे जो बिजली बनता है वो 2,03,000 के आसपास मेगावाट बिजली बनता है। ठीक, जो लिग्नाइट होता है वो 6,623 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। देखो ये डाटा बताना इसलिए ज़रूरी है, डाटा ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि हमारे यहाँ किसकी कमी होगी, तब आगे इसको हम मेंस के आंसर में यूज कर पाएंगे। हमने पढ़ा है ना कि भाई कि हमारे यहाँ किन किन सोर्स से बिजली का उत्पन्न किया जा सकता है बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरतों को देखते हुए, है ना, इसीलिए हमने ये चर्चा किया है। ये है 24,900, ये आगे मेगावाट लिख लेना। अरे 20 है ये, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 20 कर लो। देखो और डीजल जो होता है, डीजल से बहुत कम बनता है, मात्र 510 मेगावाट हमारे यहाँ बिजली बनता है। देखो अब एक चीज़ समझते हैं चंद्रशेखर कि हमारे यहाँ जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, लिग्नाइट है, गैस है, डीजल, इन्हीं 4 प्रकार से बनता है हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा कोयला से क्या बनाया जाता है? बिजली उत्पन्न किया जाता है। अब सोचो सारिका कि हमारे यहाँ आने वाले समय में जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं वह फिर से बनेगा या ख़त्म हो जाएगा, ये बताओ। खत्म हो जाएगा सर। खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या निकल कर के आया कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में हमारे पास कितना मुश्किल से 40 से 50 साल तक का ही कोयला का भंडार है। पढ़े हैं ना हम लोग, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं। यानी आने वाले 4-5 सालों में, बस 40-50 सालों में कोयला तो ख़त्म हो जाएगा मनीष। जब कोयला ख़त्म हो जाएगा तो यह उत्पादन हो पाएगा बिजली का? इतना बताओ तो 2-3 लाख में 2 लाख उत्पन्न हो रहा है। जब कोयला खत्म होगा तो ये हो पाएगा? वर्षा नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ना। तो इसका सप्लाई क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन बहुत सीधे डाउन हो जाएगा। लेकिन जब यह डाउन होगा तो हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही, तो हमको क्या चाहिए? हमको बिजली तो बहुत चाहिए ना विकास करने के लिए। तो अब बिजली हम कहाँ से लाएंगे भाई? ईल मछली थोड़ी है कि टच करेंगे तो बिजली निकलेगा शरीर से। जिन तो हम लोग हैं नहीं, ऐसा कोई नेचर में है भी नहीं। समुद्र में का तो मछली पाई जाती है जो जिसमें सुनते हैं करंट होता है, तो उसको तो पकड़ के नहीं बिजली बनाया जाएगा। यानी सोचो कि आने वाले 40-50 साल में नीता हमारे यहाँ अंधकार युग शुरू हो जाएगा, तुमको बिजली नहीं मिलेगा, तब तक तो नीता बूढ़ी हो जाएगी बहुत, है ना। तो ये बिजली, अब देखो हमारे पास यही क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी कि आने वाले समय में हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को किन सोर्स से प्राप्त करेंगे। तो कोयला तो भाई सब खत्म हो जाएगा। लिग्नाइट जो भूरा कोयला होता है ये एक प्रकार का कोयला होता है, लेकिन इस कोयले से काफ़ी ख़राब क्वालिटी का होता है जो खाली भारत में पाया जाता है। इससे भी हमारा बिजली उत्पन्न होता है 6620 मेगावाट का। फिर देखो गैस, जैसे हमारे यहाँ गैस क्या क्या आता है देखती हो ना कि एलपीजी हो गया, एलएनजी हो गया, पीपीजी हो गया, 3 प्रकार के गैस पाए जाते हैं वर्षा। इनसे भी हमारे यहाँ क्या बनता है? बिजली बनाया जाता है। लेकिन हमारे सीएनजी, हाँ सीएनजी नहीं, सीएनजी का मजा है, डाल देते हैं। बहुत बेचैन हो गई हो सीएनजी के लिए। लो नहीं एलएनजी का नहीं पता है, शायद उसी में आता होगा, नहीं पता ना एलएनजी और वो पीपीजी अलग क्या चीज़, अलग चीज़। पीपीजी होता है प्रेशराइज्ड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये 4 प्रकार के गैस होते हैं। तो इनसे क्या होता है? हमारे यहाँ बिजली बनता है। लेकिन देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ गैस का भंडार है? नहीं है। हमारे यहाँ कोयला का भंडार है? नहीं है। हमारे यहाँ डीजल का भंडार है? नहीं है। डीजल कहाँ से मंगवाते हैं? अरब से मंगवाया, उसके बाद कुवैत से मंगवाया। गैस कोयला कहाँ से मंगवाता है? या तो चीन से मंगवाया या अमेरिका से मंगवाएंगे। यानी भारत भिखमंगा राज्य है, भिखमंगा देश है। भारत के पास प्राकृतिक सोर्स है, ये सब था तो अंग्रेज सब लेकर के खा गया, सब चोरबा सब खा के बेच दिया वो लोग। यानी देखो हमारे पास बहुत बड़ा ये जो है ना, समझो कि पूरा मामले ही ख़त्म है किसका? फॉसिल्स फ्यूल्स का।
आने वाले समय में हम लोग फोसिल फ्यूल्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे 40-50 साल में। अब देखो वर्षा, अगर इन चारों सोर्स को हम ऐड करेंगे, चारों सोर्स को हम ऐड करते हैं तो देखो मेरे पास कितना आ जाता है। देखिए सबको अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है लगभग 2,35,219 2,35,219 मेगावाट। यानी देखो यहाँ समझो, क्वेश्चन हमको आंसर यहीं से मिलेगा मेंस के लिए आगे जो पढ़ेंगे। हमको अभी वर्तमान में कितना उत्पन्न हो रहा है 2021 में चंद्रशेखर? 3,93,000 लगभग मेगावाट। और हमको जो लगभग 35 मान चलो कि 2.5 लाख मान लेते हैं, 2.5 लाख मेगावाट जो है केवल हमको इस फॉसिल फ्यूल से मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में यानी 40 से 50 सालों में क्या हो जाएगा, इस सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। यानी हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बिजली का। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं रहेगा, तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट? बताओ तो मनीष, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी आने वाले समय में क्या होगा मनीष, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल फटाक से नीचे गिरने के कगार पर बनेगी। भाई यही ना हमको डाटा से निकल के आ रहा है। तो इसीलिए यूपीएससी इस बार भी मेंस में पूछा था साइंस टेक वाले क्वेश्चंस में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। समझ में अब आया ना कि क्यों बिजली महत्वपूर्ण हो रहा है हमारे यहाँ। खाली अगर हम पढ़ा देते टॉपिक तो समझ में नहीं आता आपको, लेकिन हमारे आपके नज़र के सामने में है। सोचो कि अगर हमको आज यूएसए और चाइना अगर कोयला देना बंद कर दे तो क्या हम बिजली उत्पन्न कर पाएंगे? आज जो वर्षा एसी में रहती हैं, सारिका एसी में बैठ के पढ़ाई करती हैं, नीता पंखा का हवा में पढ़ाई करती हैं, पांडे जी सब एसी में रह के पढ़ाई करते हैं, पढ़ पाएगा? भाई बिजली नहीं है तो कहाँ से एसी चलाओगी तुम लोग? नहीं चलाओगी ना, तो खत्म, तो विकास नहीं हो पाएगा हमारा। यानी आने वाले समय में कोयला हो सब पर हमको क्या ग्रहण लगा हुआ है। तो सर अपने घर में सोलर एनर्जी उत्पन्न करते हैं। अच्छा सोलर करती है ना, तो ठीक है आप सोलर एनर्जी उत्पन्न हैं? हाँ तभी पंखा चलता है। हाँ तभी चलता है ना, तो ठीक है आपने ऊर्जा ये उत्पन्न कर लिया। वर्षा तो सोलर प्लांट नहीं बैठाई हुई है, नीता तो नहीं बैठाई हुई है ना। लेकिन अब आने वाले समय देखो सरकार क्यों सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट करे, कभी सोचा है आपने? बिहार सरकार का जो केंद्र सरकार जो योजना है सोलर योजना, वो हर गांव में क्यों सोलर स्ट्रीट लाइट लगा रहा है सोलर का? उनको पता है कि भाई हमारे यहाँ बिजली का तो मामला गंभीर होने वाला है। गांव का लोग क्या सोचता है कि भाई इन्वायरमेंट को अच्छा करेगा, सही बात है ना। लेकिन गांव के लोग को यह नहीं पता है कि चाचा आने वाले 20-30 साल में तुम तो अंधकार युग में जाओगे, ये सब खत्म होगा तो तुम बिजली कहाँ से बनाओगे? तो सूर्य जी क्या है, सूर्य जी तो क्या नाम है वो, नॉन फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। सूर्य जी थोड़ी नहीं खत्म होने वाले हैं, तो वो एक ऊर्जा का स्रोत बनेगा हमारे यहाँ। तो तकनीक डेवलप करेंगे हम लोग तो ठीक ऊर्जा का हम पूरा पूर्ति करेंगे। तो ये काफ़ी एक गंभीर मुद्दा है। तो अब बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछता है कि जो ऊर्जा का डिमांड हमारे यहाँ बढ़ेगा लेकिन जीवाश्म ईंधन तो ख़त्म होने वाला है, तो कैसे कैसे हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, हमको इसी पर चर्चा करना होगा कल की क्लास में। ठीक, अभी तो हम इसको देख लेते हैं। और ये समझ में आया है वर्षा? डाटा को लिख लेना क्योंकि डाटा आप लोग हो सकता है काम दे। अब देखो अब हमारे यहाँ क्या है कि न्यूक्लियर सोर्स जो होता है नहीं तो कि नाभिकीय रिएक्टर, ये सब जनरली कहाँ उत्पन्न किया जाता है बिजली? हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में। जैसे कैगा हो गया तमिलनाडु में है ना, कैगा हो गया कर्नाटक में, और बहुत सारी चीज़ है, नरौरा में हो गया, इलाहाबाद में। तो जहाँ जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना वहाँ वहाँ भी बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो अभी जो भारत में है केवल 6,780 मेगावाट ही इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न होता है। ये मतलब हो गया ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़, नहीं कहावत सुनते हैं आप लोग। ये मतलब ये इतना बिजली उत्पन्न करता है कि इसका कुछ फायदा नहीं होगा आपको, इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी आपको। सोचो कि भाई 3-4 लाख में केवल 6-7 हज़ार जमा ये बिजली उत्पन्न कर रहा है, किसको किसको देगा? यानी आने वाले समय में ना हम लोग पानी के लिए लड़ाई करेंगे एक दूसरे से। सारिका नीता का बाल नोचोगी और नीता सारिका का बाल नोचेगी, भाई बिजली हमको दो तो हमको दो। आएगा समय वैसा, पानी के लिए लड़ाई करेंगे, बिजली की लड़ाई करेंगे, ज़मीन की लड़ाई करेंगे, समय आएगा वो। जो अभी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं ना, पढ़िएगा कुरान में या कोई बहुत बड़े बड़े ये कहे गए हुए हैं, नहीं होता कि उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रो नहीं बोलते हैं, ज्योतिषी टाइप का नहीं होता जो पूरा भविष्य उसे बताता है, वो सब बता रखा हुआ है कि आने वाले ना
2070-80 में प्रलय होगा, सूर्य का पिंड गिरेगा, धरती भस्म हो जाएगा, है ना। तो चीज़ें हैं, वो चीज़ें समझो, साइकिल है ना ये, कि अगर हमारे पास क्या होता है कि कहीं सृष्टि का जन्म होता है, कहीं नाश होगा, तो हम लोग ना वास्तव में विकास नहीं कर रहे हैं, हम लोग नाश के करीब जा रहे हैं, है ना। तो ये एनर्जी से ही चला जाएगा ये। देखो हमारे हिंदुस्तान में क्या है, इस न्यूक्लियर सोर्स से एनर्जी जो होता है वो लिमिटेड हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो फ्यूल होता है उसके लिए क्या चाहिए हमको, होता है इसके लिए जो फ्यूल होता है हमको चाहिए यूरेनियम, और क्या चाहिए हमको, थोरियम। दो चीज़ें जो हैं वो हम मेरे पास में चाहिए। लेकिन देखो थोरियम तो हमको केरल में मिल जाएगा, ठीक, लेकिन यूरेनियम भारत में मिल भी नहीं करते। इसको हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर होता है, तो कनाडा में है। ये उत्पन्न बहुत करता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ रिजर्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर सोचो कि हमको यह देना बंद कर दे ऑस्ट्रेलिया कनाडा, तो हम क्या बना पाएंगे, नहीं। और थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मेरे पास होता है तकनीक। यूरेनियम कजाकिस्तान में भी होता है क्या सर? हाँ, कजाकिस्तान में भी यूरेनियम होता है। जहाँ जहाँ रेगिस्तान है ना, जहाँ जहाँ डेजर्ट है, उन सब जगहों पे ये यूरेनियम पाया जाता है, ठीक। अब देखो तो थोरियम क्या है, केरल में खाली पाया जाता है, थोड़ा बहुत हमको बिहार के एरिया में थोरियम पाया जाता है, फ्यूल सेल्स है वो। तो यह दो ही राज्य में पाया जाएगा, तो कितना उत्पन्न कर पाएगा बिजली भाई, यानी इसका भी मामला खत्म हो जाएगा हमारे पास में। हमारे पास एक सबसे बढ़िया उपाय कौन बचता है, इस यही गैर जीवाश्म ईंधन, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल्स। यानी हम लोग अपने मेंस की एग्जामिनेशन के कॉपी में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें यही चर्चा करेंगे सारी का, कि मेरे पास जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, जो डिमांड हमारे पास में, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो जो नॉन फॉसिल्स फ्यूल हैं या सोर्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब बताइए तो वर्षा कि नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है चंद्रशेखर? अभी ऑडिटर का रिजल्ट ये आया, सर आ रहा है समझ में। ऑडिटर का रिजल्ट आया है, लड़का सब है ना जो एसएस की तैयारी करता है रेलवे का, सब पीटी पास कर गया है। और सब लोग अभी पिताजी किए होंगे कि सर मेंस कैसे पढ़े, ये कैसे पढ़े। तो अब होगा उन लोगों से। ऐसी से बच्चा सर बोलता है सब पढ़ा दीजिए, पैसा नौकरी होगा तो हम देंगे आपको। बात है वो लोग होता है ना कि जैसे वो लोग भाई वनडे का तैयारी करने वाले वो लोग बच्चे होते हैं, तो उन लोगों के पास हो सकता है इकोनॉमी नहीं मजबूत हो उन लोगों के पास में, तो इच्छा तो होती है पढ़ने का। अब एक पूछता सर पैसा भी देगा 50,000 रुपये, हम कहना नहीं उसमें पैसा नहीं मिलता है ना। तो अब वो लोग सोचता है क्या कि 5,000 6,000 में पढ़ा दिया जाए, इतना भाई भूखते मर जाता है भूखते भूखते आदमी। देखो अब ये गैर जीवाश्म ईंधन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बताइए तो वर्षा। देखो इंटरलिंक कर लो टॉपिक को, फिर बहुत आसान हो जाएगा एनर्जी पढ़ना, है ना। साइंस टेक के जो सर होंगे अपनाएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको, है ना। ये बताएं थे गैर जीवाश्म, यानी देखो अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास में एक यही ऐसा विकल्प बचता है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। कुछ एक चीज़ों को छोड़ दें तो हमारे यहाँ जो एनर्जी प्रोडक्शन का, प्रोड्यूस करने का जो सबसे बड़ा सोर्स क्या हो सकता है मनीष, वो होता है हमारे पास नॉन फॉसिल्स फ्यूल, जो आने वाले समय में संभवतः खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, हाइड्रो। हाइड्रो को क्या बोलते हैं, जल। जल खत्म होगा हमारे यहाँ, बताओ। अरे हमारे यहाँ जल खत्म होगा कभी? नहीं सर। अच्छा आप बोलिए तो सर क्या खत्म होगा जल हमारे यहाँ? सोच लो। सर इसके लिए तो खारा जल का जरूरत पड़ता है, तो वो तो नहीं खत्म होगा। मीठा जल भले खत्म हो सकता है। अच्छा मीठा जल खत्म होगा, तो खारा जल में अगर चीनी मिला देंगे तो मीठा नहीं हो जाएगा? नहीं सर। ऐसा नहीं होगा। देखो तो सबसे मेरे पास क्या है, हाइड्रो। हाइड्रो कभी खत्म नहीं, क्यों नहीं खत्म होगा? देखिए हमने पढ़ा, जानते हैं कि भूगोल में जो हमारे पास जो देख रही है ना, ये सारा का सारा हिस्सा में क्या भरा हुआ है, जले जल है, जल पानी पानी है ना, जल। इसी में हम आप रह रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान सब इसी में बसा पड़ा हुआ, तो पानी कभी खत्म नहीं होगा वो। अब प्रलय आए वो अलग की बात है, भगवान सोख ले, नहीं जी नहीं से सोख, हाथ करता पूरा पानी सोख लेता था, वो अलग का केस है, लेकिन पानी खत्म नहीं होगा। यानी देखो गैर जीवाश्म ईंधन को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? गैर परंपरागत
नवीकरणीय बोलते हैं ना। क्या नवीकरणीय है? और इसको जी क्या सर। बोलते हैं एक और, जीवाश्म ईंधन को गैर नवीकरणीय ना? अनवीकरणीय। अच्छा, और नवीकरणीय बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है, और नवीकरणीय ऊर्जा, है ना। देखिए, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, हाइड्रो, यानी हमारे पास में क्या है, जल जो है एक ऐसा स्कोप है जिससे हम बिजली बहुत पैदा कर सकते हैं, जब आने वाले समय में खत्म नहीं होगा। और वर्तमान में 46,512 मेगावाट बिजली जो है हमारे यहाँ, जो भी बड़े बड़े बांध है ना, भाखड़ा नंगल बांध है, और कौन कौन बांध है बताओ तो, क्या कौन बांध का नाम जानती हैं आप लोग? भाखड़ा नंगल बांध हो गया, उसके बाद की इंदिरा गांधी बांध हो गया, दामोदर नदी बांध हो गया, है ना, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा बांध बना हुआ है ना, हीराकुंड बांध हो गया। तो इन सब बांध से क्या होता है नीता, बिजली पैदा की जाती, उत्पन्न की जाती है। बात समझ में आए? तो जी हमारे पास जितना हिंदुस्तान में जितना हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनसे क्या होता है, खास करके ये बड़ा की बात करते हैं, कि जो बड़े बड़े मेरे पास जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनसे 46,512 मेगावाट ही मात्र बिजली उत्पन्न किया जा रहा है अभी। बहुत उतना बहुत कम होता है। आई बात समझ में? फिर देखो, हमारे पास एक आता है विंड। विंड का मतलब क्या होता है, हवा, पवन ऊर्जा। हाँ, यानी पवन ऊर्जा से। देखते हो कि बड़का सा क्या होगा, बड़का सा पिलर होता है, और शायद 3 ठो पंखा होता, नहीं जी, ऐसे नाचता रहता है पंखा, बिजली पता नहीं कैसे उत्पन्न करता है ये, है ना, ये तार लगा होता है। ये गुजरात में है, ये बहुत ज़्यादा ये है ना, स्कोप है गुजरात में इसका। अभी सबसे ज़्यादा जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ पे विंड से बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न की जाती है ना। तो देखो, बिजली से, हवा से जो है वह 40,083 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। देख रहे हो ना, यानी हमारे यहाँ की बिजली और पानी बिल्कुल साथ साथ चलता है। आने वाले समय में ना, विंड यानी पवन ऊर्जा पर भारत सरकार, प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, काम कर रही है। तो आने वाले समय में क्या होगा, हाइड्रो से कम होगा और पवन से बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो, आपको पता होगा कि जहाँ बड़े बड़े जल विद्युत परियोजनाएं बना है वर्षा, वहाँ क्या होता है, वहाँ हमको भूकंप का खतरा महसूस होता, खतरा रहता है, ठीक है। बड़े बड़े जो बांध बनते हैं वह क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अनुकूल नहीं है। पढ़ते हैं ना भाई, इनका जो लूप होल्स होते हैं वो तो हम देखते ही, तो इसका ज़्यादा स्कोप नहीं। लेकिन पवन ऊर्जा से कोई हमको क्षति नहीं होती है भाई। बड़ा सा पिलर है, बहुत लंबा खड़ा कर दिया, हवा से घूम रहा पंखी, उसका क्या करेगा वो? बात समझ में आए? तो ये हमारे पास क्या होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में नवीकरणीय ऊर्जा, फिर उसका हमारा एग्जाम्पल है, उपलब्ध है। फिर देखो, सोलर, जैसे कि वर्षा, ये सारिका ने कहा कि हम सोलर से बिजली बनाते हैं ना, सोलर क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। अभी भारत सरकार ने क्या किया है, इस सोलर पावर प्लांट को या सोलर से बिजली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं का, विभिन्न प्रकार के पॉलिसीज़ का अपने हिंदुस्तान में क्रियान्वयन किया है, और लोगों को प्रमोट भी कर रहा है कि भाई तुम क्या करो, सोलर से बिजली बनाओ। सोलर से क्या बनाओ, बिजली बनाओ। तो सोलर से जो बिजली उत्पन्न किया जा रहा है वह 49,347 मेगावाट है। देखो, अब इसमें क्या है कि देख रही हो ना कि यानी जल विद्युत से ज़्यादा हम लोग किससे उत्पन्न कर रहे हैं, सोलर से, यानी सूरज भगवान के रोशनी से। यानी अगर हम छत पे सोलर का प्लेट लगा देना तो सूरज की रोशनी क्या करती है, सूरज की रोशनी में क्या होता है बताओ तो, हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है, एक ज्वलनशील गैस होता है। अरे हीलियम नहीं होता, हीलियम होता है, हाइड्रोजन हमको मिलता है ना। तो इसी हाइड्रोजन को वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, वही क्या करता है बाद में एनर्जी में प्रोड्यूस होकर के हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है। वो सही भी है, वो लगाना भी चाहिए भाई, बिजली का बिल तो बचेगा ना कम से कम। अच्छा, इस पे एसी उसी चलता है सारी का, सोलर पे एसी फ्रिज वगैरह चल जाता है? यस सर, जो बड़ा बड़ा प्लेट रहा 2 गो 3 गो तो। अच्छा, चल जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत महंगा बड़ा महंगा बड़ा देता है, प्लेट रहे। ये तो यस, महंगा देता है ना। हम लोग बस गांव वाले घर में छोटा सा लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, गांव में उस टाइम जब बिजली नहीं थी तब प्लेट खराब भी नहीं होता है, बहुत दिन से तो था, अभी तक वही चलता है कभी कभी, अच्छा चल लाइन रहा है। कटता है तो। अच्छा, मतलब ठीक ठाक काम करता है ना ये। यस सर। अच्छा, करंट मारता है उसके तार में? नहीं सर, हैं? करंट नहीं मारता है। करंट नहीं मारता है उसमें से, ये तो बहुत सही बात है भाई। ये तो डीसी होता है ना इसलिए। हाँ, ये बिजली का तार तो भाई साहब पूरा खूने सुनते हैं, सोख लेता है शरीर का, एकदम काला कर देता है जला करके।
इसलिए हमने उसको कभी यूज़ नहीं किया ना सोलर को। अब वहाँ तो गवर्नमेंट की बिजली है, क्वार्टर में तो बचपन से गवर्नमेंट का बिजली यूज़ किया तो पता नहीं चला कि क्या है। देखो, तो सोलर का क्या है कि सरकार को पता है, हर मतलब इन जो पर्यावरणविद हैं या गवर्नमेंट है उनको पता है कि सूर्य में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, वो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। आपको पता है ना कि जब ग्लोब पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में कि सूर्य क्या है, सूर्य एनर्जी का सेंटर है, केंद्र, यानी सूर्य अगर बंद हो जाए तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबको पता है कि सोलर में क्या है, एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। तो भारत सरकार के साथ साथ विदेशी सरकार भी अब बिजली उत्पादन को ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि भाई घर घर तुम सोलर प्लांट लगाओ, सरकार सब्सिडी भी दे रही है। क्योंकि देखो ये हमारे इन्वायरमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। पानी जो है ना भाई, देखो किसी के प्रवाह को नहीं रोकना चाहिए। नदी को रोकेंगे तो नदी भाई साहब वो तो भाई बदला तो तुमसे लेवे करेगा ना, वो तो छोड़ेगा नहीं नदी तुमको। तो ये चीज़ें हैं कि अब सरकार इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। देख रही, इसको डाटा बस दिमाग में रखना कि हमको किन किन पर वर्क करना है ना। फिर देखो अब सरकार क्या करती है, वेस्ट टू एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट से ऊर्जा। सरकार ने क्या किया है, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट बैठा रखे हैं, जैसे कि बम्बई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, चेन्नई में, बेंगलोर में, जो भी पटना में, कि जो भी हमारे घर का कूड़ा कचरा निकलता है, जो वेस्ट नहीं होता, वेस्ट मतलब अवशिष्ट पदार्थ निकला, उसको क्या करता है कि भट्टी में जलाता है और उस भट्टी से क्या बनाता है, बिजली बना देता है। तो हालांकि यह काफ़ी महंगा है, तो इससे केवल 334 मेगावाट ही बिजली क्या किया जाता है, उत्पन्न बना जाता है। यानी ज़्यादा ये नहीं हो पाया है अभी, क्या नहीं हो पाया मतलब ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया है, बात समझ में आया। लेकिन फिर भी है, सरकार वेस्ट से, जहाँ देखो बड़े बड़े महानगर में क्या होता है, मेट्रो सिटीज़ में कचरा तो बहुत निकलता है, पॉलीथीन है भाई, घर का घरेलू कचरा है, फैक्ट्री का कचरा है, तो उसको जला करके क्या करता है कि बिजली बनाता है। लेकिन इससे गैस बहुत उत्पन्न होता है, तो ये भी क्या होता है कि ज़्यादा कारगर होता नहीं है हमारे पास में, है ना। फिर देखिए ये डाटा सब समझ में आ रहा है दिमाग में कि कैसे कैसे हम लोग को काम करना है। फिर देखो बायोगैस, बायोगैस किसके किसके घर में लगा हुआ है, अरे बायोगैस लगा है आप लोगों के घर में जी? नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मतलब जो बढ़िया चीज़ है उसको यूज नहीं करते हैं। सोलर प्लांट लगवा लिए इतना महंगा घर में है। देखो बायोगैस क्या होता है, जैसे हम लोग सेप्टिक टैंक से नहीं बिजली बनाते हैं, जो लेटरिन का टंकी होता है, आजकल बहुत चल रहा है बिहार में, हर गांव में चल रहा है, उसी से जो बायोगैस भाई बिजली बनता है उससे, पंखा उंखा सब आजकल तो सुनते हैं, खाना भी उससे बन जाता है। तो भारत सरकार ने भारत के प्रत्येक यूटीज़ में, प्रत्येक स्टेट्स में, स्टेट्स गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि आप क्या करें, आप बायो प्लांट बैठाने के लिए सरकार जो ग्रामीण लोग हैं उनको अनुदान दीजिए, पैसा दीजिए और तकनीक बताइए कि हम क्या करें, जो हम वेस्ट होता है उस वेस्ट को क्या करेंगे, बिजली में उत्पन्न करेंगे, और जो हमारा पास लैट्रिन शेष बच जाता है उसको हम फिर खाद में, खेतों में यूज कर सकते हैं। दोहरा फायदा होता है। यानी गाय का गोबर हो गया, जो हरी पत्तियाँ होती है, साग सब्जी का जो कचरा होता है, घरेलू कचरा किचन का, सब कुछ में डाल दो टंकी में और बिजली उत्पन्न होता है बायोगैस का। बीपीएससी मेंस में एक अलग से चैप्टर पढ़ना है, बायोगैस प्लांट से बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है और क्यों महत्वपूर्ण है ये। यानी इससे भी हमारे पास में देखती हो 10,176 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब कि अवशिष्ट से ज़्यादा हमारे पास बेनिफिशियल कौन हो रहा है, बायोगैस प्लांट। यानी जो जब भी ये घर बनाते हैं ना लोग, उसको ये बायोगैस प्लांट बैठाना ही चाहिए। बहुत कम खर्चा लगता है इसमें और आपको कुछ ज़्यादा तकनीकी सहयोग भी नहीं चाहिए। टंकी बैठाइएगा तो शायद वो ये नुक्सा उक्सा कुछ होता है वो सरकार दे देती है आपको, लगाते रहिए, अपना काम करते रहिए। लेकिन इसके बायोगैस से क्या है, थोड़ा सा धार्मिक मान्यता जुड़ जाता है कि भाई हम मानव मल के या मानव अपशिष्ट का यूज खाना बनाने में कैसे कर लें, उससे बिजली कैसे उत्पन्न कर ले। भगवान के घर में जो बिजली जलेगा वो तो भाई हमारे मानव मल से जलेगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भारत चूँकि सांस्कृतिक देश है, धार्मिक देश है, इसलिए ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है ये। लेकिन जो भी हमारे पास आर्मी छावनी है, आर्मी का हो गया, एयरफोर्स का छावनी हो गया, नेवी का छावनी है ना, वहाँ पे हर प्रत्येक मेस में या प्रत्येक हॉस्टल में, प्रत्येक क्वार्टर में ये बायोगैस प्लांट भारत सरकार बना के रखी हुई है कि हम अपने कचरा को यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ये प्रोड्यूस करने में।
बात समझ में आया? तो ये चीज़ें हमारे पास में ये चीज़ें हो गई। अब देखो कुछ और चीज़ें हैं जिसको कि हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ और समझने का हम प्रयास करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें तो हमने चर्चा कर दिया। अब हमारे पास कुछ और चीज़ें आती हैं क्या, कि बिहार सरकार या जो हमारे पास छोटे मोटे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसके पास क्या होता है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। यानी जैसे देखिएगा, जैसे हमारे पास बिहार है ना, बिहार में देखिएगा आपके पास में यहाँ त्रिवेणी नहर बना हुआ था, यहाँ पर भी बिजली उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर कोसी बैराज बनाया गया हुआ है, छोटा सा बांध, यहाँ से भी बिजली उत्पन्न किया जाता है। यहाँ सोन नदी के आसपास में ना, यहाँ जाइएगा तो रोहतास के पास में जो झरना गिरता है, यहाँ पे भी सरकार ने बिजली बनाने का प्लांट बैठा है। यानी बिजली यहाँ पे उत्पन्न होता है लेकिन कम मात्रा में उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये जनरली आपको स्टेट्स में मिल जाएंगे, जहाँ जहाँ नदी का स्रोत है, जहाँ जहाँ नदी का सोता है वहाँ आपको वह मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे हिंदुस्तान में जो विभिन्न राज्य हैं इंक्लूडिंग बिहार, वो सब मिल करके जो बिजली का उत्पादन करते हैं वह 4839 मेगावाट ही उत्पन्न कर लेते हैं वो लोग। यानी इसका संख्या क्या है, बहुत कम है। हालांकि कम क्या कहें कि ठीक है, मोटा मोटी तो इससे तो बढ़िया हो रहा है, जो हमारा वेस्ट वाला उसे तो ठीक ठाक हो रहा है। ठीक, अब देखो अब एक चीज़ आता है क्या, कि ये तो चलो डिफ्रेंसिएशन हो गया अलग अलग टॉपिक्स का, कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने उत्पन्न किया है किसका, बिजली का। ठीक, अब देखो अब हमारे यहाँ जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है, या मेरे पास जो नॉन फोसिल्स फ्यूल है या गैर जीवाश्म ईंधन होते हैं, उसमें हमारे पास विंड, सोलर और रीन्यूएबल एनर्जी जो होता है, उन तीनों को मिलाकर के कई जगह क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो अपनी एक बड़ा सा प्लांट में सोलर एनर्जी भी लगा कर रखा हुआ है, विंड एनर्जी भी लगा कर रखा हुआ है, और रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ और सोर्सेज उसको भी लगा कर रखा हुआ, वो सबसे बिजली उत्पन्न करता है, उसको मार्केट में बेचता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में एक और कॉलम मेंशन किया गया हुआ है कि हमारे यहाँ सोलर प्लस विंड और प्लस RE का मतलब हो गया रीन्यूएबल एनर्जी, यानी इसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोत। ये तीनों मिलाकर के जो बिजली उत्पन्न करता है वह लगभग होता है 1,04,879 मेगावाट। यानी हमारे पास एक और फैक्ट क्या निकल करके आया है कि जो मेरे पास नॉन फोसिल्स फ्यूल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसका हमारा पास योगदान है बिजली प्रोडक्शन करने का, सोलर में, विंड में और रिन्यूएबल एनर्जी में। अब यहीं से हमको पीक करना है क्या अपने मेंस के टॉपिक्स को, कि हमारे यहाँ भारत में जो एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है उसको हम किससे पूरा कर सकते हैं, सोलर से, विंड से और नवीकरणीय ऊर्जा के जो अन्य स्रोत होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब देखो ये जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी, ये टॉपिक आपके बस समझ को डेवलप करता है। मेंस में कुछ डाटा काम देगा आपको, और जो अभी तक आपने समझा है उन डाटा को उसमें क्या करना है, हमको यूज करना है, तब आपकी मेंस की कॉपी ठीक ठाक हो जाएगी अच्छे से, है ना। यानी इतना चीज़ जानने के बाद में हम क्या समझे हैं मनीष, हम यह समझे हैं कि जो ऊर्जा होता है हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हमारा जनसंख्या बढ़ेगा, हमारा विकास भी बढ़ेगा, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे पास फॉसिल्स फ्यूल है ये डाउन होगा, यानी एनर्जी का जो उत्पन्न करने का सोर्स है वह कम होगा। लेकिन जब हमको विकास करना है तो हमको तो ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। तो हम बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊर्जा आवश्यकता को, फिर से सुनना, हम बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊर्जा नीड को कैसे उसको पूरा करेंगे, तो कैसे पूरा करेंगे, तो मेरे पास एक के उपाय बचता है क्या, या तो हम न्यूक्लियर प्लांट बनाएं या फिर हम इसको नॉन फोसिल्स फ्यूल जो होते हैं इसमें थोड़ा सा और हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन सारे चीज़ों में दो चीज़ें बहुत जगह लगती हैं। पहला लगती है कि टेक्नोलॉजी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं क्या, तकनीक, और दूसरा लगता है कैपिटल यानी पूंजी। यानी जब तक इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में के प्लांट को बैठाने में जब तक केंद्र सरकार या बिहार सरकार किसी भी घर वाले का या किसी भी व्यक्ति का मदद नहीं करेगा, तब तक हम इससे बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि देखिएगा 12x7 का जो सोलर प्लेट आता है ना, 12x7, 12 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा जो सोलर प्लेट आता है ना, उसका दाम पड़ता है लगभग 35,000 रुपये सोलर प्लेट का। देखिएगा जो बिहार में जो टोटो चलता है, बैटरी वाले रिक्शा चलता है आजकल, वो छत पे अपना वो लगाता है, सोलर लाइट लगाता है, उसी से वो चार्ज होता है। तो सोचो कि भाई 35,000 रुपया कौन गरीब आदमी इन्वेस्ट करेगा। उसमें रिस्क है ना कि भाई तुम लेके जा रहे हो, तुम कोई दुश्मनी है जिससे हमको सरकार से दुश्मन, सरकार के घर जाएंगे क्या करेंगे, उसमें पत्थर फेंक के फोड़ देंगे शीशा को। वो तो प्लेट होता है ना, क्या करेगी बेचारी बताओ। उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा। जब तक सरकार हमको मदद नहीं पहुंचाएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, इनसे बिजली उत्पन्न करने में हमको परेशानी होगी। ये बताओ कि इतना समझ में आया है आप लोगों को जो डिस्कस किए हैं? यस सर। क्या क्या समझे? यह समझें कि जब आप ऑफिसर बनिएगा तो जिस भी ब्लॉक में जाएं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं, तो अपने हिसाब से, अपने स्तर से सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए सरकार को आवेदन देंगे, डीएम को आवेदन देंगे, सर हमको सोलर प्लांट बनाना है, आप हमको इतना पैसा स्वीकार कीजिए, है ना। क्योंकि आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि भाई हम क्या करें, जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा आने वाले समय में, लेकिन हमको क्या विकास तो करना है, तो हम थोड़ा मोड़ा योगदान देंगे। देखो इतना पढ़ने के बाद में हम यह मान करके चलते हैं कि अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग या हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें आपको यह समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा कैसे भी ख़त्म हो जाएगा आने वाले 40-50 सालों में। लेकिन अगर हमको विकास करना है तो हमको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए तो भाई हमको, मेरे पास कोयला ख़त्म हो जाएगा, डीजल मेरे पास है नहीं, गैस हमारे पास है नहीं, है ना, और हमारे पास क्या नहीं है, और मेरे पास वो लिग्नाइट कोयला भी मेरे पास नहीं है, सब तो हम विदेशे से मंगवाते हैं। तो इससे जब मेरा बिजली उत्पन्न नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, हमको एक ही उपाय बचता है, या तो न्यूक्लियर से बिजली बनाए या फिर हम इससे बिजली बनाए। ठीक, तो अब एक क्लियर हो गया ना होराइजन कि हमको ऊर्जा को कैसे पूरा करना है, ज़रूरत का अपना हमको पूरा करना होगा। केवल और केवल एक ही सोर्स बचता है, वो क्या बचता है वर्षा, नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स। इतने लंबे भाषण में यही निचोड़ निकला है, छोटा सा, है ना। यही बता दिए होते खिलाए में तो समझ गए हो, तो उतना नहीं डिस्कस करना होता हम लोगों को। ठीक, चलो आगे चलें, आगे चलें। कोई किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। जैसे जैसे समय आता है बच्चा सब एब्सेंट होता चला जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया है आप लोगों को? जी सर। ठीक, यस सर, आ रहा है सर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब जैसे कि 2019 से लेकर के 2021 तक क्या हुआ था हमारे भारत में, क्या लगा था, लॉकडाउन लगा था ना। ठीक है, लॉकडाउन लगा था। यहाँ देखो नीता, लॉकडाउन लगा था, हमारे पास में क्या था, इंडस्ट्री क्या हो गया, बंद हो गया ना। आप सुने होइएगा कि 2019 के मार्च अप्रैल के महीना में ना हमारे भारत में जितना भी इलेक्ट्रिकल फीडर है उस पर लोड बहुत बढ़ गया है। पेपर में पढ़े होइएगा, अपने आप आग लग जा रहा है। क्यों आग लग जा रहा है? क्योंकि हम एनर्जी तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन भाई इंडस्ट्री बंद है हमारे पास में, छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रियल उद्योग वो सब भी बंद है। तो जब ये सब बंद रहेगा तो बिजली थोड़ी ना कंज्यूम करेगा, खाएगा नहीं खाएगा। तो ये बिजली जो था वो तारे में रह जाता था। देखो जैसे ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक स्टेशन हो गया, ये हमारे पास क्या है, बिजली का पोल हो गया, 3 ठो तार अपना गया हुआ है। ठीक, यहाँ बिजली उत्पन्न किया, ये फिर से यहाँ जोड़ करके तार को सप्लाई कर दिया बिजली के तार को। तो अब क्या कि ये मेरे पास बहुत बड़ा फैक्ट्री है, मैगी फैक्ट्री है, तो इस मैगी फैक्ट्री में तीनों फेज से बिजली जाता था, काम हो जाता था। लेकिन अब क्या कि जब लॉकडाउन लगा तो ये हमारा मैगी फैक्ट्री बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो ये उत्पन्न तो हमारे पास हो ही रहा है। तो अब इस तार पे लोड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो तार अपने आप जल जा रहा था, अपने आप क्या होता है उसमें आग लग जा रहा था। जो स्टेशन था इसमें भी स्टेशन अपने आप ब्लास्ट हो जा रहा था।
यानी सरकार के पास समस्या यह हो गई कि भाई जो मेरे पास अधिक एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहीं रिलीज नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी को दे नहीं पा रहे, तो एनर्जी तो फटबे ना करेगा। जैसे देखिएगा, मान हम लोग के शरीर में भी एनर्जी होता है, अगर एनर्जी हम लोग उसको क्या करें, एनर्जी को हम यूज नहीं कर पाते हैं तो बहुत तरह के हमारे शारीरिक समस्या होने लगती है। वही चीज़ होता है हमारे पास इस फेनोमेना में कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिकल फीडर है, वो बिजली तो बना रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सारी का कंपनी तो बंद है, बिजली का तो यहाँ पारेषण से तार तो जा रहा है, पोटेंशियल यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रहा है। तो अब क्या होता है कि ये समस्या आने शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ कि एकाएक जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लॉकडाउन जब ख़त्म कर दिया गया, जब पूरा मार्केट ओपन कर दिया गया, तो जितने भी बंद फैक्ट्रियाँ थी वो ओपन हो गया, खुल गया। तो एकाएक क्या हुआ, सरकार के यहाँ बिजली का डिमांड बहुत बढ़ गया। यानी इन 2 सालों में क्या हुआ था, हमारे यहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो था वो डाउन हुआ था, यानी कम हुआ था। देखे थे ना कि मेरा जीडीपी था माइनस में चला गया हुआ था, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो, पढ़े होइएगा आप लोग। लेकिन जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारा कम हो गया, इसका कारण क्या था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था उसका कंजप्शन जो था हमारा, वो कंजप्शन क्या हो गया, कम हो गया, समानांतर चला। लेकिन देखिएगा दिसंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक डाटा जारी किया है कि दिसंबर 2021 में एकाएक हमारे यहाँ बिजली का जो खपत हो गया वह 4.5% इंक्रीज कर गया। यह डाटा बहुत ज़्यादा लंबा डाटा, बड़ा डाटा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कारण था कि एकाएक बिजली का इतना जब डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई तो मेरे पास कम है, यानी मेरे पास क्या है कि 4.5% बिजली का हमारे पास में क्या हो रहा है कि कितना हो जाएगा, 96-95, लगभग 95% बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए 4.5% और चाहिए। यानी सरकार यह मान के चलती है कि जब लॉकडाउन हमने खोला, हमारे यहाँ इंडस्ट्री चला, हमारे यहाँ क्या चला कि हमारे घरेलू उद्योग शुरू हो गए, तो बिजली का जब डिमांड एकाएक बढ़ गया तो सरकार के पास उतना बिजली नहीं था कि हम सप्लाई कर पाए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बिजली को बढ़ाने के लिए देखिएगा आनन फानन में बाहर से बिजली का क्या किया था, आयात करवाया था, फिर हम लोग इंडस्ट्री को दिया था। या सरकार इस बीच में क्या किया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कैगा का था या तमिलनाडु में था, वहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया, क्योंकि एक न्यूक्लियर एनर्जी ही ऐसा है कि जहाँ से हमको बिजली मिल सकता है बहुत इंस्टेंटली। फ्यूल सरकार ने मंगवाया, वहाँ से यूरेनियम मंगवाया, फिर बिजली उत्पन्न किया, दिया। तो सरकार का कहना है कि जब दिसंबर में लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो इंक्रीज हमारा क्या डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो सरकार का यह मानना है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम 2022 आएगा 23 आएगा तो हम तो और विकास करेंगे। तो जैसे जैसे हम विकास करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, बिजली का डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। तो सरकार के पास कोई उपक्रम ही नहीं है कि बिजली के सप्लाई को, डिमांड को हम क्या करें, पूरा का पूरा सप्लाई कर पाए। अब देखो बिहार ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, नाम सुने होइएगा आप लोग। देखो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल IEA, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। देखो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो संस्था क्या करता है, विश्व में जितने भी देश हैं ना, उन देशों में एनर्जी का जो कंजम्पशन कितना होता है उसी पर यह रिपोर्ट तैयार करता है। एनर्जी का कितना कंजम्पशन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसी का यह डाटा रखता है। तो इस IEA ने हमारे भारत सरकार के विषय में बताया है क्या कि देखो भारत जो है कि 2040 में, ध्यान देना इस डाटा पे तो हम समझ पाएंगे एनर्जी का क्राइसिस मेरे यहाँ क्या होता है। इसने IEA ने बताया है कि 2040 में जो भारत का जो अर्थव्यवस्था हो जाएगा, वो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, लगभग 8.6 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी हमारा 2040 में। तो जरा सोचो कि अगर हम विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनेंगे ना, तो कितना हमको विकास करना होगा, बात समझ रहे हैं। अभी हमारे पास देखती है कि मेरे पास कितना 5 ट्रिलियन का शायद टारगेट रखा है 2030 तक मोदी सरकार ने, वो शायद हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन 40 तक ना यह बोलती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कितना आपको ट्रिलियन का जरूरत पर इकोनॉमी हो जाएगी भारत में। तो मतलब क्या यह बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री खुलेगा,
तुम्हारे यहाँ सर्विस सेक्टर खुलेगा, तो सबको क्या चाहिए, सबको बिजली चाहिए। तो सरकार को बोल रहा है कि भारत सरकार को कमर कसना होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जो बिजली का डिमांड एकाएक बढ़ेगा, तब आपको उतना बिजली प्रोडक्शन करने के लिए तो चाहिए ही कुछ ना कुछ उपकरण। साथ में इसने यह भी बताया है कि 2040 में जो हमारा इतना ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगा, देखो यह बहुत बड़ा रकम होता है, और इससे समझ सकते हैं आप लोग कि हमारे यहाँ कितना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। इसमें बताने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। अंडरस्टूड है भाई कि ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी तो बहुत बड़ा इकोनॉमिकल हम इकोनॉमी रूप से मजबूत हो जाएंगे, हिंदुस्तान मजबूत हो जाएगा। तो इसने कहा है कि 2040 में जो इतना ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगा भारत का ना, तो एनर्जी का डिमांड भी तो बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी कि खाली अर्थव्यवस्था बढ़ा एनर्जी का डिमांड नहीं बढ़ेगा। तो उसमें बताता है क्या कि 4,87,100 मेगावाट बिजली हमको क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगा। ये डाटा कहीं लिख लो, काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा हर पूछना आप लोगों को पूछा जा सकता, ये लिखना मेंस की कॉपी में। देखो हमने कहा कि 4 इतना के आसपास में आएगा। अभी मेरे पास कितना डाटा प्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान से समझो, यहीं से फंसेगा आदमी बच्चा सब। देखो कि 2040 में सारी का हमको चाहिए 4,87,100 मेगावाट बिजली चाहिए। आज से 20 साल बाद हमारे पास क्या है वर्तमान में ना, 3,93,389 मेगावाट बिजली हमको मिल रहा है ना। लगभग 1 लाख और उत्पन्न करना पड़ेगा। अरे भाई साहब सुनिए तो मेगावाट। सुन तो लीजिए, इतना हो गया। अब यहाँ समझो, ध्यान दो, इसमें 3 चीज़ हमने पढ़ा था ना। ये 3 चीज़ पढ़ा था क्या कि फोसिल्स फ्यूल्स पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे हम लोग, न्यूक्लियर, समझो बहुत अच्छा, नॉन फोसिल्स फ्यूल पढ़े थे, है ना। इसमें कितना लिखवाए थे हम फोसिल्स फ्यूल्स में कि फोसिल्स फ्यूल जो हमारे पास में है कि 235,219 मेगावाट। समझो मनीष की कितना मतलब अच्छा डाटा निकल करके मेरे पास आता है। उस डाटा पे कैसे खेल होता है सबका। देखिए ये था 8700 मेगावाट, इसका लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, नॉन फोसिल फ्यूल्स का जो सब जोड़ करके आया था, जोड़ करके नहीं लिखे थे सर। लिख लीजिए 158 सोलर बिल और नहीं, वो इसका ये पूरा जो था ना वो पूरा इतना आता है ना, 158,170 मेगावाट। अब यहाँ गेम क्या है, गेम समझो। सारिका ने कहा कि 1 लाख हमको और उत्पन्न करना पड़ेगा, लेकिन देखो हम 20 साल अभी 2021 में जी रहे हैं ना, 22 में जी रहे हैं, हमको चाहिए 2040 में इतना ग्रोथ। तो ज़रा सोचो, ये तो हमारे पास क्या कोयला वाला से बनता था। हमने क्या कहा था आपको कि कोयला से बन रहा है, लिग्नाइट से बन रहा है, गैस से बन रहा है, डीजल से बन रहा है, इतना हमको मिल रहा है। आने वाले जैसे समय बढ़ेगा तो कोयला बढ़ेगा कि कम होगा, सारिका कम होगा ना। यानी आने वाले समय में इससे जो हम फोसिल्स फ्यूल से उपजाते हैं बिजली, इसकी मात्रा और डाउन होगी, क्योंकि कोयला ख़त्म हो जाएगा। भाई कोयला की संख्या तो और कम है ना, लिग्नाइट ख़त्म हो जाएगा, गैस ख़त्म हो जाएगा। मान के चलो कि अभी हमको कजाकिस्तान गैस दे रहा है, रूस गैस दे रहा है, अरब गैस दे रहा है, तब ना हम अगर तेल दे रहा है तब ना हम एनर्जी बना रहे हैं। कल को अगर आईआर ख़त्म हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन ख़त्म हो गया हमारा उनके साथ में देना पड़ेगा, तो हम उत्पन्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी यह और डाउन होगा। न्यूक्लियर का ठीक है, इसमें बढ़ेगा, अच्छी बात है। और यह जो नॉन ये फ्यूल्स है ना, ठीक है, इसमें आपको बढ़ोतरी होगी। यानी एक मोटा रकम जो है लगभग 2.5 लाख मेगावाट के आसपास में, ये तो डाउन हो गया ना। तो ज़रा सोचो कि ये लगभग 5 लाख मेगावाट बिजली हुआ ना मनीष। और हमारे पास कितना दो अभी वर्तमान में है, देखो हम मान लेते हैं, कितना आप मानिएगा इसको बताओ तो 2040 तक आप कितना एज्यूम करते हैं कि हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल से उत्पन्न हो जाएगा बिजली? सोच के बोलो। अभी जैसे 1.5 लाख है ना मेरे पास में, तो 20 साल में कितना हो जाएगा? 2.5 लाख मान लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। 2.5 लाख मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। ये तो खैर ये तो हमको लगता है 20,000 नहीं हो पाएगा, है ना, फिर भी 20,000 मेगावाट लिख देते हैं। और यह जो हमारे पास में है, तो जैसे कम होगा तो यह क्या होगा, ये तो और डाउन होगा, तो लगभग या 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख मेगावाट का। इसको जोड़ो, 1 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, और इसको भी जोड़ देते हैं 50 लाख, मान के चलो 4 लाख हो गया, है ना। यानी आने वाले समय में क्या होता है सारिका कि हमको ज़रूरत पड़ेगा 5 लाख मेगावाट का। हम कितना अभी उत्पन्न करेंगे 40 में? 1 लाख मेगावाट, सॉरी 4 लाख मेगावाट।
हिरन जोड़ के हम लिए हैं इतना, यानी फिर भी हमको 1 लाख मेगावाट और ज़रूरत पड़ेगा बिजली का, तब जा कर के हम विकास करेंगे। तो बीपीसी यही कहता है कि यही जो अंतर है ना, इसी अंतर को भरने के लिए, हाँ, इसी अंतर को भरने के लिए आप क्या उपाय सुझाइएगा हमको, पूछता है तुमसे, है ना। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा आगे, है ना। इसीलिए हमने इतना लंबा डिस्कशन करा है ताकि समझ में आपको आ जाए, क्योंकि देखो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना जी, कोयला कितना रहेगा। लेकिन इसमें अब देखो, अब नॉन फॉसिल फ्यूल में क्या चाहिए, हमने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी चाहिए बहुत हाई, कैपिटल चाहिए बहुत हाई, तो भाई आम आदमी तो उसको करने से रहा। आने वाला समय में हमको बिजली का बिल और महंगा मिलेगा। देख रहे हैं चंद्रशेखर, समझ रहे हैं कि क्या मतलब टॉपिक है, कैसे हम लोग को डिस्कस करना है, डील करना है। नहीं बोले आपको मनीष समझ में आया है, नीता समझ रहे हैं सर। आपको वर्षा? यस सर, आ रहा है सर। हाँ, तो अब बताओ कि यही पूछता है कि भाई इतना कम को कैसे, देखो हम इतना जितना जो किए ना 4 लाख, ये बहुत हमने एज्यूम किया तब जाकर 4 लाख के आसपास में लाए हैं। यानी 2040 तक हमारा जनसंख्या बढ़ जाएगा। भाई आप लोग का शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा होगा, तो उसका भी तो चाहिए एनर्जी, कि नहीं चाहिए, है ना। तो एनर्जी हमको चाहिए, लेकिन हमको प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो कैसे होगा। बोलेगा बाल बच्चा का, भाई तुम हम रहेंगे लाइट में, तुम रहो अंधेरे में, है ना। बाल बच्चा विद्रोह कर देगा घर में आपके। तो ये एक समस्या है हमारे पास में, बल्कि हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में ये क्राइसिस होने वाला है। तो विश्व का तो चलो ठीक है, पॉपुलेशन घट रहा है, जैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ जनसंख्या कम हो, लेकिन भारत का जनसंख्या ऐसा क्लाइमेट भगवान बना के दिया है भारत का ना, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत चीन को पीछे छोड़ देगा। पढ़ते भी होइएगा आप लोग पेपर्स वगैरह सब में, ठीक। तो ये एनर्जी का जो गैप है ना, इसी गैप को भरने के लिए बीपीएससी पूछता है कि बताओ तुम क्या क्या उपाय सुझाओगे, है ना। इसी पे हम लोग को क्या करना, बीपीएससी में तो इससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछता है सर। बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इंटरव्यू में भी देता है और पीटी में भी देता है। जी बिहार जी में प्रति व्यक्ति बिजली खपत की। हाँ, तो और अभी पिछले साल का भी डाटा पूछता है। जी जी ये आपको 63वीं में दिया था, 1984 का जी जी बिजली खपत कितना था। हाँ, तो अभी है ना कि टॉपिक मेंस में तो 63 में 64 में दोनों में पूछा था इससे क्वेश्चन, इस साल पूछेगा ये, है मेंस ना। में से। तो अभी हम टॉपिक को इसलिए नहीं शुरू किए हैं ना, कि देखो शुरू करते तो ऐसा नहीं कि हम नहीं बता पाते, बता देते, लेकिन हो सकता है कि इतना क्लियर नहीं हो पाता आपको माइंड में, है ना। अभी आपको क्लियर होना गया अच्छे तरीके से कि भाई मेरे पास क्या समस्या है एनर्जी का, कि नहीं हुआ है। जी सर, हो गया सर। नीता को डर लग रहा कि भाव तो हम अंधेरा में रहेंगे अब, है ना। ये सब डाटा को याद कर लीजिएगा, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगा उसको मेंस में लिखना है ना। अब देखो इसमें क्या कहा है। अब आईईए काफ़ी बड़ा संस्था है, ठीक। देखो इसने कहा है कि 2030, अभी तो हुए 5-6 साल बाद हो जाएगा 2030, नहीं 22 तो चलिए रहा, 7 साल बाद 8वां साल में तो 30 हम इंटर कर जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आईईए ने कहा है कि 2030 में जो भारत होगा वह भारत विश्व में तीसरा, थर्ड सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश होगा। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखो, अभी समझते हैं क्या कि 2022, आज कितना तारीख है, 27, है ना। ये 25/1/2022 तक का हम डाटा बता रहे हैं कि भारत में, ये पीटी के लिए महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन खाता है, ऊर्जा कौन यूज करता है। देखो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खाता है चीन के बाद खाता है अमेरिका में खाली यूएसए लिखना, मेक्सिको और कनाडा मत जोड़ लीजिएगा, है ना।
उसके बाद है EU और चौथा में हमारा है कौन, भारत। ये वर्तमान में है। और 2030 में जो स्थिति हो जाएगी यह थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो चीन हमेशा आगे रहेगा, अमेरिका हमेशा आगे रहेगा, लेकिन ये भारत जो है ना यूरोपियों को धकेल देगा, बोलेगा भागो यहाँ से, भारत यहाँ आ जाएगा और यूरोपीय यहाँ आ जाएगा। EU का मतलब क्या होता है नीता, EU का मतलब हो गया यूरोपीय संघ। मतलब क्या हुआ, यूरोप महादेश में जितने देश स्थित है ना, 40-50 को देश है, उस सबको मिलकर के क्या बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन बोलते हैं ना। तो जितना पूरे यूरोप में बिजली का खपत होगा 2030 में ना, उससे ज़्यादा भारत में अकेले यूज होगा। तो ज़रा बोलो, सोचो कि इसके लिए कितना हमको तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आया है। तो यही सरकार के पास में एक टेंशन वाली बातें हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का डाटा हो गया या जो हमारे पास ये डाटा है, तो ये हमको तैयार करने के लिए आगाह कर रहा है कि भाई तुम तैयार रहो। बात समझ में आया। तो ये चीज़ें आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, वह क्या डिस्कशन था कि ऊर्जा का क्राइसिस कैसे हमारे यहाँ होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लिया है। और कल क्लास में हम देखेंगे कि ऊर्जा के ज़रूरत को हम कैसे कैसे पूरा करने का हम प्रयास करेंगे, है ना। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं सस्पेंड करते हैं, क्योंकि डाटा यहीं तक था। कल की क्लास में थोड़ा सा वो बस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो टॉपिक को डिस्कस करते चले जाएंगे, है ना। ये समझ में आया सारे बच्चों को? यस।